दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। तो हम जीएस वर्ल्ड की जो टेस्ट सीरीज़ देख रहे थे, जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज, तो इसमें टेस्ट नंबर 6 है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल से है। 150 क्वेश्चन भारत के भूगोल के होंगे। और जो इससे पहले जो 5 हमने अपलोड किया है, तो अगर आप उसे देखे नहीं हैं तो मेरे चैनल पे ही जाके देख सकते हैं उसको। जीएस वर्ल्ड टेस्ट सीरीज 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें सारा रखा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और सारे वीडियो भी इस पर रखे हुए हैं, आप चाहें तो सबको देख सकते हैं। तो आज थोड़ा गला गड़बड़ है आज भी, तो ये लग रहा 3-4 दिन ऐसे चलेगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आवाज़ को लेके। चलिए ठीक है, भारत का भूगोल में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट का भी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और तो क्या है इसमें, पहला है, भारत उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अपशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ है। तो भारत उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अपशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ है। दूसरा है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। तो थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है। दूसरा वाला गलत हो गया। दूसरा है, भारत जो है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अपशिष्ट पर्वतों से नहीं घिरा हुआ है। अपशिष्ट पर्वत नहीं, नवीन पर्वत हैं ये लोग। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, जैसे डी आंसर सही है, दोनों गलत है। तो भारत जो उत्तर पश्चिम में है वो बलित पर्वतों से घिरा हुआ है, नवीन बलित पर्वत हैं उनसे घिरा हुआ है। और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, तो उनको एक लाइन से सुन लीजिए। 8 राज्य गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम यूपी से नहीं गुजरती, इसलिए पहला गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को साझा सीमा की लंबाई के असेंडिंग आर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। असेंडिंग आर्डर या आरोही क्रम। असेंडिंग मतलब घट, पहले छोटा रहेगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से क्रम में लिखना है, व्यवस्थित करना है। तो बताइए कौन सा सबसे अधिक किससे लगता है भारत का? तो सबसे अधिक लगता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर। इन ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं ना। सबसे बड़ी चीज़ हमारी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, तो उसमें पाकिस्तान है। फिर से आएगा आपका, कौन आएगा बताइए? म्यांमार आएगा, भूटान, नेपाल। तो नेपाल आएगा, ये नेपाल हो जाएगा। तो 1 हो गया, 3 हो गया, फिर से म्यांमार आएगा, 4 हो गया, फिर भूटान आएगा, 3 हो गया। तो 1 3 4 2, 2 हो गए। तो 1 3 4 2 बी आंसर इसका सही है। तो पाकिस्तान का जो है 3323 है। भूटान का कितना है, याद करिए भूटान का। तो भूटान का 699 किलोमीटर है। नेपाल का है 1751 किलोमीटर। म्यांमार का है, म्यांमार का कितना है अंदाजे से बताइए? 1643। ठीक है, तो दूसरा सही हो गया, तो बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्णतः हिमालयी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो पूरा हिमालय क्षेत्र में कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो पूरा जो है हिमालय क्षेत्र में कौन है बताइए? तो जम्मू कश्मीर तो पूरा हिमालय क्षेत्र में है, ये बात सही है। हिमाचल प्रदेश पूरा हिमालय में है। जो उत्तराखंड है, हिमालय के साथ साथ तराई क्षेत्र में भी आता है। हिमालय और तराई इसमें दोनों आ जाता है। तराई मतलब उत्तरी मैदान का भाग इसमें आ जाता है उत्तराखंड में। तो इस वजह से 1 2 सही है, ए आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह प्री कैम्बियन काल से लेकर क्वाटरनरी काल की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे प्रायद्वीप में। दक्कन के पठार की बात कर रहा है ये। दूसरा है, भारत के यह भाग ब्लॉक भ्रंशन से प्रभावित हैं। तो कौन सा सही है इसमें बताना है आपको। तो बात ठीक है, ये प्री कैम्बियन काल से लेकर क्वाटरनरी काल की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, ये बात ठीक है। दूसरा यहाँ ब्लॉक और भ्रंशन से प्रभावित है, तो ये दूसरा ठीक है। तो दोनों ही सही है इसका, तो सी आंसर ठीक है। ये ब्लॉक और भ्रंशन से अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप ताप्ती पढ़ेंगे। ताप्ती हो गई, और नर्मदा ताप्ती नदियाँ जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, ये तो सुना होगा आपने।
तो उसे समझ लीजिए कि भ्रंश घाटी है उसमें, तो प्रभावित था तभी तो भ्रंश बना है। तो चौथा हो गया। पाँचवा चलते हैं। लिखा है इन चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडे होने के फलस्वरूप होता है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो जाता है। ये जीवाश्म रहित हैं, साथ ही ये चट्टानें पूर्ण रूप से रवेदार हैं। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक चट्टान की हैं? तो आर्कियन चट्टान की हैं, धारावाड़ की हैं, कुडब्बा की, बिंद की हैं। तो किसकी हैं ये? तो आर्कियन चट्टान की हैं। ए आंसर सही है। तो आर्कियन चट्टान की जो चट्टाने का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था ऊपर, ये पूरा भाग जो दिया है आर्कियन चट्टान के बारे में दिया है। ठीक है, तो बाकी जो चट्टाने हैं, ठीक है। छठे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है? छठे नंबर क्वेश्चन है कि भारत भ्रमण के दौरान आपको, तो छठे नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन जा रही है, थोड़ा उसका साउंड आता है तो डिस्टर्बेंस होता है। तो पहला है, भारत भ्रमण के दौरान आपको निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विंध्यन क्रम की चट्टाने को देखने को मिल सकती हैं? पहला है सोन नदी घाटी में सेमरी क्षेत्र। दूसरा है भीमा नदी घाटी में भीमा श्रेणी। तीसरा है मालदा भ्रंश के ऊपरी भाग में कार्बी एंगलोंग। तो तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बी एंगलोंग जो है प्री कैम्बियन कॉल की चट्टानें इसमें मिलती हैं, क्योंकि ये दक्कन का ही भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है ये। तीसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ 3 उसको काट देते हैं। पहला सोन नदी का जो सेमरी है वो ठीक है। दूसरा भीमा, ये भी ठीक है। तो छठे का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों ठीक है। तो जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं वो सोन नदी घाटी में, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो कुरनूल श्रेणी है, भीमा नदी घाटी में भीमा श्रेणी, राजस्थान में जोधपुर तथा चित्तौड़ में पालनी श्रेणी में है, एवं गोदावरी घाटी में तथा नर्मदा घाटी के ऊपर मालवा बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको दिखाई देता है ये। तो मोटा मोटी इसको समझ लीजिए, इस तरह से दिखाई देता है। अगला 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल हैं? ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय है, मुख्य हिमालय है। इसके बाहर कौन कौन से श्रेणियाँ हैं उसके बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सी हैं। तो नाग टिब्बा है, पीर पंजाल है और जास्कर है। तो कौन सी है ये बताना है हमको। तो पीर पंजाल तो हिमालय की है, नाग टिब्बा भी हिमालय की है, जास्कर जो श्रेणी है ये जो है ट्रांस हिमालय का भाग है, बाहरी हिमालय का भाग है। तो सी आंसर सही है इसका, ट्रांस हिमालय जो बाहरी का भाग है। ट्रांस हिमालय के अंदर जो आता है काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर श्रेणियाँ आती हैं। ये ट्रांस हिमालय का भाग है, जिसकी औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर है, ऊंचाई 3 किलोमीटर के आसपास है। तो याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो है ट्रांस हिमालय में आता है। बाकी जितना आप सुने होंगे नाम, सब लोग अपना हिमालय आते हैं, मुख्य हिमालय में आता है। तो अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का। संगम है और मिलने वाली नदियां हैं, नाम है इनका। तो कर्णप्रयाग है, पिंडार और अलकनंदा नदी। तो पहला ठीक है। रुद्रप्रयाग है, मंदाकिनी और अलकनंदा। तो रुद्रप्रयाग है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। तीसरा है विष्णुप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा नदी। तो पहला वाला ठीक था। रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा है विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, तो दूसरा वाला गलत है। तो याद रखिएगा, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। देवप्रयाग में लिख लीजिए, देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलती है। ठीक है, अलकनंदा सब में कॉमन है। ठीक है, बाकी आगे वाला बदलते रहता है। नंदप्रयाग में लिख लीजिए, नंदप्रयाग में क्या मिलता है? मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा मिलती है। विष्णुप्रयाग में हम आपको बता चुके हैं कि धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। ये धौली गंगा हो गई यहाँ पे, धौली गंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा वाला गलत है। 9वां है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और मुख्य दर्रा दिया हुआ है और अवस्थिति दी हुई है। तो दर्रा आपको अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन में है तो मेरे चैनल पे वीडियो उसको आप देख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्रमुख दर्रा जो है और उपस्थिति उसकी जो है, तो जो जेलेपला है, जेलेपला दर्रा, तो उसमें हमने बताया है कि जम्मू कश्मीर में नहीं, सिक्किम में है। तो सिक्किम में है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया इसका। जो दूसरा है पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश, तो पीर पंजाल भी गलत है।
पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तूजू दर्रा जो है मणिपुर में है, तो यही ठीक है, तूजू दर्रा मणिपुर में है। इसमें केवल 3 सही है, इसका सी आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उसमें बढ़िया सब बताया गया, वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है, सारे दायरों के बारे में डिटेल में बताया गया है, आप आसानी से समझ सकते हैं उसको। पहला है और 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तरी भारत का मैदान पूर्णतः समतल और उच्च ढाल वाला है। तो उत्तरी भारत का मैदान जो समतल और पूर्णतः मैदान क्या है, उत्तरी भारत का मैदान पूर्णतः समतल है और उच्च ढाल वाला है। दूसरा है उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है, तो सघन विविधता नहीं पाई जाती। विशाल मात्रा में अवसाद के प्रवाह के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, तो तीसरा वाला एकदम सही है। बाकी जो उत्तरी भारत का मैदान का समतल एवं सपाट है, पूर्णतः समतल और उच्च ढाल वाला नहीं, सपाट है एवं निम्न ढाल है, इसमें उच्च ढाल नहीं है, निम्न ढाल है, याद रखिएगा, निम्न ढाल है। उच्च ढाल बताया इसलिए पहला वाला गलत हो गया। दूसरा जो है उत्तरी मैदान सघन विविधता नहीं पाई जाती है, इसमें यह विविधताहीन है। यहाँ पे बस मिट्टियाँ पाई जाती है, खेती बाड़ी जो होती है वही सब कुछ है, बाकी विविधताएँ बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, तो दूसरा भी गलत है। तो केवल सी तीसरा सही है, इसका सी आंसर सही है, इसका केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, लिख रहा है पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती है। पश्चिमी घाट के बारे में बता रहा है कि यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती है, ये ब्लॉक पर्वत है। तो पश्चिमी घाट ब्लॉक पर्वत है, तो यहाँ पश्चिमी घाट में संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती है। कौन सा सही हमको बताना है। तो यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता पाई जाती है, पहला वाला गलत हो गया, नहीं पाई जाती, पाई जाती है। यहाँ पर संरचना जो है एक तरह की है। दूसरी बात ये एक ब्लॉक पर्वत है। क्यों ब्लॉक पर्वत है ये, तो ये अरब सागर में प्रायद्वीपीय भाग के जो पश्चिमी हिस्सा होता है नीचे की ओर विभंग होने से निर्मित हुआ है। तो देखेंगे तो वहाँ पे टूट के जो पश्चिमी हिस्सा था पश्चिमी घाट का, वो अंदर अरब सागर में धंस गया है, नीचे चला गया है, उससे इसका निर्माण हुआ था। तो ये ब्लॉक पर्वत है, तो बी आंसर ठीक है। और यहाँ पर संरचनात्मक एक बद्धता पाई जाती है, ये बात ठीक है, तो पहला गलत हो गया है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में प्रवाल भित्तियों के निक्षेपण से निर्मित द्वीप नहीं पाए जाते, तो पहला गलत हो गया, क्योंकि लक्षद्वीप उसी प्रवाल भित्तियों पर बना है। दूसरा है अरब सागर के अधिकतम द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग द्वारा निर्मित है, तो ये बात ठीक है। जो अरब सागर में जो अधिकतम द्वीप हैं वो प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट से निर्मित है, तो सही हमको बताना है। तो केवल 2 सही है, बी आंसर सही है। तो भारत में अरब सागर में ही भारत में प्रवाल के निक्षेप से बने द्वीप बता दिया आपको पाए जाते हैं। दूसरा है तो जो अवशिष्ट भूखंड है इन्हीं के ऊपर निक्षेप जब करती हैं वो क्या कहते हैं प्रवाल, तो वही द्वीप बनते हैं। दूसरा वाला ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है गोदावरी की सहायक नदियों के संदर्भ में बताना है कौन शामिल है उसमें। गोदावरी की सहायक नदी कौन है, यही बताना है। तो बेनगंगा है, पंचगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है। तो जैसे सहायक नदियों में बेनगंगा होती है, बेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। पंचगंगा नहीं है, ये गलत है। बाकी इंद्रावती भी है, प्राणहिता भी है, तो इसका डी आंसर सही होगा। 1, 2, 1, 3, 4 इसका सही आंसर है। 1, 3, 4 नदियाँ जो हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और गोदावरी जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है बताइए। तो गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से, यहाँ से निकलती है। और इसकी जो मुख्य सहायक नदियों में है पूर्णा है, वर्धा है, कदम्ब है, सबरी है, बैनगंगा है, पैनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता, मंजरा है। तो प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती और बेनगंगा, इसको बार बार पूछता है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा जल विवाद में कौन कौन राज्य शामिल हैं। नर्मदा जल विवाद में कौन कौन से जो राज्य हैं वो शामिल हैं, तो बताना है आपको। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश नहीं, तो काट दीजिए, 3 जब काट देंगे आप तो एक ही आंसर बचेगा, बी आंसर 1, 2, 4। तो मतलब कि इसमें राजस्थान शामिल है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है, तो बी आंसर सही है।
तो अब राजस्थान को सोच नहीं पा रहे होंगे, राजस्थान भी कैसे इसमें हो सकता है, मगर इसमें राजस्थान शामिल है इस विवाद में, इसको ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान जब है तो उसके बाद में गुजरात पड़ता है, तो गुजरात भी है इसमें। तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है, के मध्य विवादित है ये, ठीक है। जल विवादों के समाधान के लिए सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय जल विकास अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिकरणों का गठन करने का पावर है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं? कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पवनों का उत्क्रमण पहली विशेषता है कि मानसून के समय पवनों का जो स्थिति है बदल जाती है। दूसरा है एक ऋतु नहीं है हमारे यहाँ। परिवर्तनशील वर्षा, तो ये भी ठीक है, परिवर्तनशील वर्षा होती है। तो एक ऋतु नहीं है हमारे यहाँ, 3-4 ऋतुएं हैं। तो सी आंसर सही है इसका, 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो क्या शामिल है पूछ रहा है। तो एल नीनो है, दक्षिणी दोलन है, सोमालिया धारा है, तो तीनों शामिल हैं। डी आंसर इसका होगा, सोमालिया धारा भी प्रभावित करती है, तो सब शामिल है इसमें। अब सोमालिया धारा ठंडी है गर्म है, इसके बारे में वीडियो मेरा देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सोमालिया की जो करंट है ठंडी है गर्म है। 17 नंबर क्वेश्चन है, उसमें स्थानीय पौने हैं और संबंधित क्षेत्र मिलाना है आपको। तो चेरी ब्लॉजम कहाँ से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है, सही है। काल वैसाखी जो तमिलनाडु से नहीं है, पश्चिम बंगाल से है। आम्र वर्षा राजस्थान में नहीं है, केरल में है, ठीक है। तो केवल एक ही है इसमें, तो ए आंसर सही है, याद रखिएगा इसको। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में है और आम्र वर्षा केरल में है। क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला कॉकेसॉयड का एक संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कॉकेसॉयड का किससे संबंधित है बताइए। तो यह मानव की एक प्रजाति है, या लद्दाख में रहने वाले जीवों की एक प्रजाति है, तो ये नहीं है। यह एक कीट है जो कपास को हानि पहुंचाता है, तो ये भी गलत है। यह एक मछली है, तो ये भी नहीं है। पहला सही है, यह एक मानव की प्रजाति है। तो कॉकेसॉयड जो है श्वेत प्रजाति हैं, एक मानव की प्रजाति है। लोगों की त्वचा का रंग गुलाबीपन ली भूरा रहता है। सिर के बाल मुलायम होते हैं, होठ पतले और शरीर की विशेषताएं पाई जाती हैं इसमें, इस तरह की विशेषताएं इनके में पाई जाती हैं। और इनकी जो उत्पत्ति यूरोप है, दक्षिण पश्चिम एशिया में ये पाए जाते हैं, एवं उत्तरी अफ्रीका के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं ये लोग। तो ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसको, कॉकेसॉयड जो है आदमी की प्रजाति है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात कम होने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 19 वाले में? तो ऑप्शन पहला है शैशवावस्था में कन्या शिशुओं की हत्या, तो पहला ठीक है। दूसरा है बच्चों के जन्म के समय सर्वाधिक संख्या में स्त्रियों की मृत्यु, तो ये भी ठीक है। तीसरा है गर्भावस्था में भ्रूण हत्या, तो ये भी ठीक है। तो डी आंसर से तीनों ही कारण है उसके। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, निम्नलिखित कथनों विचार करना है। अनुसूचित जाति की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो 20वें का पहला ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है। दूसरा गौड़ जनजाति देश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, तो गौड़ जनजाति देश का सबसे बड़ा समूह, ये भी ठीक है। तीसरा है संचाल जो जनजाति है ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति से संबंधित है, तो तीसरा भी सही है। तो मीणा असम में पाई जाने वाली सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है, तो मीणा असम में नहीं पाई जाती है, चौथा गलत है। तो इसका 1, 2, 3 सही है, सी आंसर इसका सही है। मीणा कहाँ पाई जाती है बताइए? तो तीनों से जो मीणा है वो राजस्थान और हरियाणा से संबंधित है। मीणा मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, हरियाणा नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो जो समुदाय है, गौड़ समुदाय भारत की एक प्रमुख जनजाति है, और ये समझ लीजिए कि भारत के विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में गोदावरी नदी तट पे पहाड़ों पे रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, इसमें द्रविड़ परिवार के भी आते हैं गौड़ में, तो बहुत बड़ा क्षेत्र में ये रहते हैं, तो ये याद रखिएगा, तीनों ही सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में चक्रवातों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो ये बात सही है। दूसरा, भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था है, तो 2010 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था, 2010 नहीं 2005 में हुआ था। दूसरा गलत है, केवल एक सही है, तो ए आंसर सही है 21 का।
तो 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्यतः 25% से कम वर्षा होती है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये भारतीय मौसम विभाग कहता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात ठीक है, सही बताना है हमको। दूसरा है, भारत में अत्यंत सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र सम्मिलित है। तो ये भी ठीक है। तीसरा है, सूखा प्रवण क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है, नहीं कम होती है। 75 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, उसको सूखा प्रवण क्षेत्र कहा जाता है। तो ये गलत है तीसरा वाला। तो 1, 2 सही है, इसका सी आंसर सही है। तो हमारे देश में जैसे दो टाइप के सूखा की स्थिति है डिफाइन की गई है। तो उसमें पहला था सिंचाई आयोग जो बना था 1962 में, सिंचाई आयोग। उसने कहा था कि उसके अनुसार ये था कि सूखा ग्रस्त उन क्षेत्रों को कहा जाएगा जहाँ पे वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से कम हो या सेंटीमीटर हो या उससे कम हो, उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो है सामान्य से 25% से कम वर्षा होती है तो वहाँ सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये था। तो याद रखिएगा, अगर 75 सेंटीमीटर से कम हो रही है तो वो जो बात कही थी सिंचाई आयोग बना था 1962 में, उसने कहा था। और 25% से कम अगर बारिश होती है सलीना, तो वो भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि वो सूखा प्रवण क्षेत्र होगा। तो दोनों ही ठीक है इसमें। चलिए, तीसरा वाला गलत था इसमें। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, नहीं बताना है हमको। तो पहला, हिमालय क्षेत्र की ऑल इंडिया प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। तो ये बात ठीक है। तभी आज हिमालय की जो अभी कुछ दिन पहले 1-1.5 साल पहले चाइना और एक और कोई संस्था सी मिल के जो हिमालय की जो ऊंचाई नापे थे, तो ऊंचाई में कुछ % की वृद्धि हो गई थी। तो अभी निर्माण फेज में चल रहा है हिमालय, तो वो अभी उसका जो है उत्थान जारी है। तो उत्थान कब होता है? जब कहीं नुकसान होता है। तो वही जो भारतीय प्लेट है हिमालय क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है, जो प्लेट है इंडियन प्लेट, और उसी के दबने से ऊपर वो हिमालय बढ़ रहा है। तो पहला ठीक है। दूसरा, इंडियन प्लेट के उत्तर में यूरेशियन प्लेट स्थित है। तो ये बात ठीक है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के मिलने से हिमालय बना है। जब दोनों एक दूसरे टकराई थी तो बलित पर्वत का निर्माण हुआ हिमालय जैसे। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार में आने वाले भूकंप की व्याख्या भ्रंश रेखाओं के सहारे की जाती है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि भ्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे दक्कन के पठार में, प्रायद्वीपीय पठार में, तो उसी के लिए कहा जाता है। और डी वाला इसमें, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान जो है वो हैदराबाद में नहीं है, नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, नई दिल्ली है। तो इसका डी आंसर गलत हो गया। तो गलत पूछा था तो डी आंसर सही है। सेतु समुद्रम परियोजना के बारे में बताना है, क्या सही है। तो पहला इसमें पाक खाड़ी और पाक जल संधि। तो सेतु समुद्र परियोजना निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है, ये पूछा है। तो पाक की खाड़ी को और पाक जल संधि को। तो इसको नहीं, गलत है ये पहला। पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, तो ये भी गलत है। कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी को, तो ये भी गलत है। डी इसका सही है कि मन्नार की खाड़ी को और पाक की खाड़ी को सेतु समुद्रम परियोजना जो है जोड़ती है। तो डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थार के रेगिस्तान के बारे में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है इसमें। तो पहला है, इसका विस्तार पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान के रूप में जारी है। ठीक है। दूसरा है, थार रेगिस्तान असत्य बताना है। तो पहला ठीक है। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 61% भाग है। तो ये बात ठीक है, 61% भाग है भौगोलिक क्षेत्र का, ये बात ठीक है। और इसका दक्षिण की ओर विस्तार हो रहा है, तो ये गलत है। दक्षिण की ओर विस्तार नहीं हो रहा है, उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है इसका विस्तार, तो इसीलिए गलत हो गया सी वाला। तीसरा गलत है इसमें। और इसमें खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है, तो खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है, ये बात ठीक है। ठीक है, तो सी आंसर सही है। इसका दक्षिण की ओर विस्तार नहीं हो रहा है, इसका विस्तार जो रहा है उत्तर पूर्व हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। जेट स्ट्रीम के बारे में बताना है। जेट स्ट्रीम जो है ऊपर वायुमंडलीय उस पर चलती हैं। जो जेट स्ट्रीम है वो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग पे चलती हैं, उनके बारे में बताना है। क्या असत्य है? असत्य पूछा है। पहला है कि जेट स्ट्रीम के रूप में जाने वाले
वायुमंडल की ऊपरी परतों में वायु धाराएं मानसून के आगमन और मानसून के प्रस्थान का निर्धारण कर सकती हैं। तो कर सकती हैं, करती हैं ये नहीं बोला है, कर सकती हैं, तो हाँ कर सकती हैं। बी वाला का क्या है कि पृथ्वी पर प्रमुख जेट धाराएं पूर्व से चलने की वाली हवा है, तो नहीं, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं, तो दूसरा गलत है। सी वाला है ये अलग अलग दिशाओं में भी चल सकती हैं, तो हाँ चल सकती हैं भाई। डी कोरियालिस बल और सौर विकिरण द्वारा वायुमंडलीय तापन इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, तो कोरियालिस बल इसका कारण है, बात सही है। तो बी वाला इसका गलत है, तो बी आंसर वो गलत पूछा, असत्य पूछा है, तो बी वाला असत्य है। ठीक है, बाकी सब सही है, याद रखिएगा, बाकी सब ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, रेंगूर मिट्टी, इसको काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं इसको। तो पूछ रहा है रेंगूर मिट्टी से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो रेंगूर या काले सूती मिट्टी को बता रहा है, काले सूती मिट्टी को के बारे में बताना है। तो पहला है, यह डेक्कन पठार के बड़े क्षेत्रों में फैला लावा के जमने से निर्मित है, तो पहला ठीक है। दूसरा है, वे खनिज पदार्थों में बहुत समृद्ध हैं क्योंकि ये मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनाई गई हैं, दूसरा भी ठीक है, क्योंकि ज़मीन के अंदर से जितने भी मटेरियल्स हैं निकलते हैं अंदर से मैग्मा के साथ, तो उसमें मिनरल्स हो सकते हैं, तो समृद्ध होते हैं ये खनिज पदार्थों से। खनिज मतलब कि जो खेती करने योग्य जो खनिज है उनकी बात हो रही है, अब सोना चांदी और हीरे जवाहरात की बात नहीं हो रही है। ठीक है। तीसरा है, वे कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तो तीसरा भी ठीक है इसका, तो इसका डी आंसर सही है। तो ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी के बारे में बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं इनसे में मिट्टियों के बारे में। तो लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में विचार करना है। तो पहला है, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है, ठीक है, तो बात सही है। दूसरा है, निचले क्षेत्रों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियाँ अधिक क्षारीय होती हैं, तो ये सही नहीं है। निचले क्षेत्रों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टी अधिक क्षारीय होती हैं, ये बात ठीक नहीं है। इसका उल्टा होता है कि ऊपरी भागों की अपेक्षा निचले भागों की मिट्टियाँ जो होती हैं वो क्षारीय होती हैं, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, भीगने पर ये कोमल और सूखने पर कठोर डलीदार हो जाती हैं, तो वेट एंड ड्राई होने पे ये हार्डनेस इनकी बढ़ जाती है, तो ये बात ठीक है। तीसरा है, इनका प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है, तो ये भी सही है, ईंट बनाने में किया जाता है इनका प्रयोग, तो दूसरा इसका गलत हो गया, दूसरा काट दिया जहाँ जहाँ पे है, तो बचेगा 1, 3, 4 सही है इसका, सी आंसर सही है, 1, 3, 4 है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन है, सोन नदी के बारे में बताना है, निम्न कथनों पर विचार करिए। तो सोन पर पहला बांध 1873-74 में डेहरी में बनाया गया था, तो ये बात सही है। सोन पर पहला बांध जो 1873-74 में डेहरी पे बना था, और अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, तथा यह बिहार में बहती हुई पटना में जाकर गंगा से मिलती है, तो सबको पता है, ठीक है। दूसरा है, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 8 किलोमीटर ऊपर की ओर और 1968 में किया गया था, तो ये बात सही है। तो जो सोन की सहायक नदी है वो रिहंद है, इसके बारे में शायद आप जानते होंगे कि रिहंद नदी पे जो रिहंद बांध है काफ़ी बड़ा बांध है वो, तो ये याद रखिएगा, रिहंद नदी है, सोन की सहायक नदी है, और इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं उस एरिया में। इंद्रपुरी जो बैराज है 1968 में बना था, ये बात से दोनों कथन से सत्य हैं, सी इसका आंसर सही होगा, दोनों कथन से सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है, माजुली यह भारत का एक प्रमुख नदी द्वीप है, यह भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है, निम्नलिखित में से किस नदी पे है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पे है, असम में, तो ए आंसर इसका सही है। अभी धीरे धीरे चारों तरफ से कटान इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। तो माजुली जो है ब्रह्मपुत्र के मध्य एक बहुत बड़ा नदी द्वीप है जो जिला के रूप में है। और इसी तरह से एक द्वीप है ब्राज़ील में भी बहुत बड़े बड़े द्वीप है, कई जगह पे से द्वीप हैं नदी पे जो बहुत विशाल हैं, मगर विश्व में बताया जाता है कि माजुली सबसे बड़ा है, मगर ऐसा है नहीं, फिर भी भारत में तो यही कहा जाता है सबसे बड़ा है। चलिए ठीक है, जो कहा जाता है उसी को याद रखिए, मगर ब्राज़ील में भी है और कई नदियों में है, इस तरह से बड़े बड़े द्वीप हैं। एक द्वीप है बनानाल द्वीप, जो लगभग 19,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, मगर ठीक है, क्वेश्चन जो दिया ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है ये माजुली द्वीप, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है बताना है। तो बंदरपुर चोटी पर जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, तो
सुने होंगे आप कि यमुना जो नदी है बंदरपुर चोटी से निकलती है यमुनोत्री से, तो पहला ही इसका सही है। और ग्लेशियर पूछा कहाँ से, तो पहला बंदरपुर चोटी पर जो गढ़वाल हिमालय में स्थित है, तो यही बात सही है। बाकी तीनों बातें गलत हैं जो भी है, तो पहला इसका सही है, याद रखिएगा। अब दूसरा दिया मानसालू चोटियों पर जो निचले हिमालय के मसूरी श्रेणी में, तो ये गलत है। शीश पंगमा चोटी, ये भी गलत दिया है। कैलाश की चोटियाँ जो हिमालय के निचले हिमालय की सीमा का हिस्सा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर का है, कोलेरू झील के बारे में पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है। तो कोलेरू झील के बारे में बताना है। तो पहला है यह ताजे पानी की झील है, यह उड़ीसा में स्थित है, यह कृष्ण और गोदावरी नदियों से जुड़ा हुआ है, इसका सतही क्षेत्रफल 245 किलो वर्ग है। तो क्या सही नहीं है इसके बारे में बताना है। तो यह उड़ीसा में स्थित है, यही मामला गड़बड़ है इसका। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश भारत में स्थित है, याद रखिएगा इसको। और यह गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टाओं के बीच में अवस्थित है, और ये बहुत बड़ी ताजे पानी की झील भी है। ठीक है, ये तो याद रखिएगा। और कोलेरू झील जो सर्दियों में साइबेरियन पक्षी भी यहाँ पे आते हैं, तो उसके लिए भी फेमस है। तो जब वर्ल्ड सेंसस होता है तो इसका कोलेरू झील का नाम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, कौन सा सुमेलित है बताना है। तो चिल्का झील आंध्र प्रदेश, वेम्बनाड झील तमिलनाडु, परीचू झील तिब्बत, लोनार झील मध्य प्रदेश। तो कौन सा सही है, तो इसमें बस एक ही सही है, क्योंकि चिल्का झील उड़ीसा में गलत हो गया, और वेम्बनाड जो है केरल में, तो ये भी गलत हो गया। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। तो आपको ये भी पीरूचू नहीं पता कि तिब्बत में, तब भी यही सही होगा, सी आंसर सही है, पीरूचू तिब्बत में है, इसको याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, मृदा अपरदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। कारक, तो मृदा अपरदन के लिए जल है, हवा है, मानवीय गतिविधियाँ, आपदाएं हैं, तो सभी कारण है, डी आंसर सही है। मृदा अपरदन में सभी आते हैं। अगला है पर्णपाती वन के बारे में क्या बताना है। तो डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं, जो पतझड़ वन होते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। तो पहला यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 200 के बीच होती है। तो दूसरा इसमें लिखा है, दूसरा इसमें कि पानी की उपलब्धता के आधार पर वनों को नम और सूखे में विभाजित किया जाता है। तो पर्णपाती दो टाइप के होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती होते हैं, एक शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। तो ये बात सही है, दो भागों में डिसाइड होते हैं पानी की उपलब्धता से, नम और सूखे के। आर्द्र होता है नम वाला और शुष्क होता है सूखे वाला। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं, तो इसका सी आंसर सही होगा, दोनों कथन सत्य हैं। अगला है भारत की साक्षरता दर के बारे में बताना है, विचार करना है हमको। तो पहला है महिला साक्षरता की दृष्टि से मिजोरम का स्थान प्रथम स्थान पे है। दूसरा है पुरुष साक्षरता की दृष्टि से, कुल साक्षरता की दृष्टि से केरल का स्थान प्रथम पे है। तो सत्य पूछा है तो केवल दो सत्य है इसमें, केवल दो, बी आंसर सही है। तो महिला पुरुष तथा कुल साक्षरता की दृष्टि से केरल ही नंबर 1 पे है। तो केरल में जो महिलाओं का लिटरेसी रेट है वो 92.07 है, वही मिजोरम में जो है 89.40 है। तो सेकेंड स्थान पे मिजोरम आता है। और केरल का जो पुरुष का साक्षरता दर है वो 96.11% है, मिजोरम में जो है 93 है। तो हर हाल में तो इसका आंसर पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल दो इसका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रजातीय समूह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है भारत में निग्रोटो प्रजातीय समूह नहीं पाया जाता। तो निग्रोटो भारत में नहीं पाया जाता ऐसा बता रहा है ये, तो बात ये गलत है, पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं। आदिवासी कितने निग्रोटो हैं जो इसमें अंडमान निकोबार आता है, तो पहला वैसे गलत हो गया। दूसरा है भारत में नार्डिक प्रजाति समूह का मुख्य संकेंद्रण उत्तर पश्चिम भारत में, तो दूसरा ठीक है। तो केवल बी आंसर सही है, पाए जाते हैं निग्रोटो, जो अंडमान निकोबार की जो जनजातियाँ हैं निग्रोटो ही हैं। सभी निग्रोटो नहीं तो कुछ तो निग्रोटो हैं उसमें। और जैसे क्षेत्रीय सीमाएँ निर्धारित होती हैं, तो किससे होती हैं, तो मानचित्र के पैमाने के आधार पर सटीक तरीके से, सटीक निर्णय, मानचित्र के पैमाने के आधार पर सटीक निर्णय। दूसरा क्षेत्र की एकीकृत विशेषता में नाटकीय परिवर्तन, स्थानीय वास्तविकता, एक शहर या निगमित राजनीतिक इकाइयों की सीमाएं। तो कौन सा सही है इसमें बताना है। तो डी इसका सही है कि एक शहर या निगमित राजनीतिक इकाइयों की सीमाओं के तौर पे जो होती क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर का कि भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी का सर्वाधिक प्रयोग निम्नलिखित में से किस सेक्टर में होता है। सिंचाई में होता है, घरेलू उपयोग में, उद्योग में, खनन और कोयला में। तो सबसे अधिक हमारे देश में सिंचाई में होता है, तो ए आंसर सही है, सिंचाई में सर्वाधिक यूज होता है पानी हमारे। 40वें क्वेश्चन में चलते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है।
तो ये 39 का है, ये है इसका सिंचाई पे। सिंचाई सर्वाधिक पानी खर्च होता है भारत में। 40 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, आधुनिक उपकरण और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की गई थी हरित क्रांति में। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की गई थी, तो ये हुआ, तो सही बात है। दूसरा है, नई उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को प्रोफेसर नॉर्मन बायर द्वारा विकसित किया गया था और कई देशों द्वारा अपनाया गया था। तो कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो दोनों ही कथन इससे सत्य हैं, तो सी आंसर इसका होगा, दोनों कथन सत्य हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि डंकन पास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कहाँ पे है ये, तो रूटलैंड द्वीप व लिटिल अंडमान और निकोबार, उत्तरी व दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान। तो डंकन जल संधि जो है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप में है, जो कि रूटलैंड द्वीप व लिटिल अंडमान के बीच में है। तो ए आंसर इसका सही है। तो डंकन भारत से संबंधित है, डंकन पास रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच में, अंडमान के बीच है। 42वां क्वेश्चन है कि भारत में सूखा पड़ने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, भारत में सूखा दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने से पड़ता है। दूसरा है इसमें कि सूखा पड़ने के लिए सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो सही बात है, जब हमारे यहाँ बारिश जो होती है अधिकतम क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, तो जब वो कमज़ोर होगा तो हमारे यहाँ दिक्कत महसूस होगी ही। तो ये बात सही है कि उसके कमज़ोर होने से हमारे सूखा होता है, तो ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा, सूखा से निपटने के लिए सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ठीक है, ये प्रारंभ किया गया था, तो सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। तो सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम, अ ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड टू डील विथ द ड्रॉट, ये बात सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है बताना है। तो पहला, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो ये बात सही है, हुंडरू जो है स्वर्ण रेखा पे, इसको याद कर लीजिए आंख मूंद के। तो हुंडरू जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, छोटा नागपुर पठार पर, ठीक है। दूसरा है, लावा पठार में लाल मिट्टी की प्रचुरता होती है। तो लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, दूसरा गलत हो गया, तो केवल एक सही है इसमें, तो ए इसका आंसर होगा, ठीक है। और ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 44 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से लगती है। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। तो कौन सा बताना है। तो भारत की जो सीमा है, गिन लीजिए कितने से लगती है। तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो 7 ही तो हुआ, तो 8 कैसे दे रहा है ये, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, सिक्किम नहीं है भाई, तो सिक्किम गलत हो गया, तो गोवा है, तो दोनों ही गलत है, इसका डी सही है। इसमें 7 होगा, इसमें गोवा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और दूसरा जो है कि शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, तो हिमालय के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय के जो बाद की जो श्रृंखला उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो बृहद हिमालय की बात कर रहा है, ट्रांस हिमालय की बात कर नहीं रहा, तो पहला ठीक है। दूसरा, शिवालिक सबसे दक्षिणी स्थित हिमालय है, तो ठीक है, तो सी इसका सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला है 46 नंबर का कि महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, पहला ठीक है, सही बताना भी है हमको। दूसरा, नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित बहती हैं। तो पूर्व से पश्चिम बहती है, पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम बहती हैं, दूसरा वाला गलत हो गया, तो केवल एक सही है इसमें, ये आंसर ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा का मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, पहला ठीक है। दूसरा, सभी मैदानों का निर्माण नदियों के लागे गाद के निक्षेप से होता है, तो ये भी बात ठीक है कहीं ना कहीं, दोनों ही कदम सही है, इसका सी आंसर सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन पड़ोसी देशों की सीमा समुद्र सीमा से नहीं लगती। तो नेपाल की नहीं लगती है, भूटान की नहीं लगती है, म्यांमार की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, तो 1, 2 है, तो सी आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पश्चिमी घाट के प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड है। और दूसरा, मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो कौन सा सही है बताना है। तो दोनों ही सही है इसके, सी आंसर सही है, सही पूछा भी है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के संदर्भ में बताना है क्या कथन सही है। तो डेजर्टिफिकेशन के बारे में बताना है। तो पहला है, इसके कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। तो ये बात सही है, प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे कम हो जाएगी। हो जाएगी क्या, हो रही है, ठीक है। दूसरा है, इससे मृदा का ह्रास होता है और इससे खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडराता है। तो दोनों कथन इसके सत्य हैं। तो सी इसका आंसर सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि जल संभर किसे कहते हैं। तो इसका उसके बारे में बता रहे हैं कि नदी या झील के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें उसमें जल भरता है। नदी या झील के आसपास का वह क्षेत्र जिससे उसमें जल भरता है, तो उसको जल संभर कहते हैं। तो ये बात ठीक है। दूसरा, नाने घाट वर्षा जल संचयन की प्राचीन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बात सही है। पश्चिमी घाट में पुणे में नाना घाट शिलालेख भी है, अगर पढ़े होंगे आप हिस्ट्री में तो। और वो एरिया में वर्षा जल संचयन की प्राचीन व्यवस्था का साक्ष्य मिले हैं। तो ये बात सही है। तो दोनों ही सही है इसमें। तो सी इसका आंसर सही है। तो पहला कहने का मतलब नदी या झील के आसपास का वह क्षेत्र जिससे उसमें जल भरता है उसे कछार या जल संभर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, कह रहा है चारागाह ऐसे घास के मैदान होते हैं जहाँ प्रायः बारिश कम होती है और या मिट्टी की गहराई और गुणवत्ता कम होती है। तो ठीक है, तभी वहाँ छोटी छोटी घासें उगती हैं, बड़े बड़े रूट वाले पेड़ पौधे नहीं उगते, क्योंकि अंदर जो है पोषक तत्वों की कमी होती है और ऊपरी भाग ही बस उपजाऊ होता है। तो गुणवत्ता ज़्यादा गहराई में खराब हो जाती है मिट्टी की, तो पेड़ और नहीं उगते। तो चारागाह या घास के मैदान होते हैं। तो ठीक है पहला। दूसरा है, अर्ध शुष्क परितंत्र काफ़ी संवेदनशील और नाजुक होता है। तो ये बात भी सही है। अर्ध शुष्क जो होता है वो संवेदनशील क्षेत्र होता है, ठीक है। दोनों ही सत्य है, इसका सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का, पूछ रहा है कि निम्नलिखित सार्वजनिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो सबसे निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा है। प्रतिशत के आधार पर पूछा है, जनसंख्या के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर पूछा है कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक नगरीकृत है। तो मिजोरम है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और तमिलनाडु है। तो परसेंटेज के हिसाब से तो सबसे अधिक गोवा है, क्योंकि छोटा है तो परसेंटेज से ज़्यादा होता है। तो गोवा सर्वाधिक है, फिर मिजोरम आता है। तो गोवा तो 62% शहरीकरण है उसमें, छोटा सा एरिया है तो सब शहरी लगेगा। मिजोरम है दूसरा में। तो पहला इसका सही है मिजोरम, इसका 51.51% है ये, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो नेशनल वाटर वे के बारे में बताना है। तो क्या है, पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति केरल में है। तो ये बात ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है जो पहला केरल में है, ये बात ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की अवस्थिति पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में है। तो पहला ठीक है, पूर्णतः केरल में है, ये बात सही है। तो उसमें एक क्षेत्र है जो उद्योग मंडल क्षेत्र है उसका, पश्चिम समुद्री तट से लेके तो कोट्टम से कोल्लम तक है इसकी लंबाई, तो ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है, ये 3 नहीं है, 5 है, ये 5 बना लीजिए इसको। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की अवस्थिति पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। तो ये बात सही है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, तो दोनों ही सही है, सी इसका आंसर सही है। 5 है वो, उसको बना लीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवस्थिति को बताना है। तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, तो पहला तो ठीक है। दूसरा, NH8 जो है दिल्ली से लखनऊ है। NH6 जो है दिल्ली से मुंबई है। तो कौन सा सही है इसको बताना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी जाता है, तो बात सही, सबसे लंबा है, ये ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 6 है वो हजीरा गुजरात को कोलकाता से जोड़ता है, तो ये गलत हो गया। तीसरा गलत हो गया। 1 2 ऑप्शन ही नहीं है, तो ये भी गलत है, दिल्ली 8वां वहाँ नहीं है, ठीक है। तो पहला ही सही है, केवल एक ठीक है इसमें, ए आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, कि निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 20% जो भाग भूमि है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 20% भाग भूमि है। अगला है, मृदा का निर्माण
चट्टानों के प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। तो जो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, तो 20% नहीं 30 है, तो गलत हो गया पहला। मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से, जैसे आग्नेय चट्टानें हैं उसका जो टूटता है वेदरिंग और अपरदन और अपक्षय से जब टूटता है तो धीरे धीरे बनता है। उसमें हल्का हल्का जो ये जैव पदार्थ होते हैं, पत्तियाँ, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु मरते हैं तो उसी में दबते जाते हैं, तो मिट्टी का निर्माण इस तरह से होता है, मृदा का निर्माण होता है, तो ये बात सही है। तीसरा, वेदिका फार्म समुच्च रेखीय जुताई और रक्षक मेखला मृदा संरक्षण के उपाय हैं, तो दूसरा भी सही है। तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला गलत है, तो 2, 3 सही है, बी आंसर सही है इसका, ये बात सही है। मृदा संरक्षण के उपाय हैं ये सब, मेखला बनाना, मल्च बनाना, वेदिका फार्म करना, समुच्चय रेखीय जुताई करना, तो सब हैं, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्प्रिंकलर उपयोग होता है तो जल सिंचाई, मृदा संरक्षण, जल अम्लीकरण, जल अलवणीकरण में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्प्रिंकलर सिंचाई उपयोग कहाँ पे होती है? तो जल की सिंचाई में होती है, ए आंसर सही है। स्प्रिंकलर होता है फव्वारे से सिंचाई, जो फव्वारा होता है उस तरह सिंचाई होती है इसमें, तो जल क्षति को रोकने में ये काफ़ी सहायता करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों विचार करना है, बताना जय मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र है। तो जय मंडल के बारे में पूछ रहा है, जय मंडल जो है स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल के बीच का जुड़ा हुआ एक सकरा भाग है, तो ये बात सही है पहला। दूसरा है, भारत में जलोढ़, काली, लाल लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, दूसरा भी ठीक है। तो इस तरह की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं, तो ठीक है, दोनों ही सही है इसकी, तो 98 का सी सही हो जाएगा, सी। तो जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे जैव मंडल कहते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल वो है जहाँ तीनों क्षेत्र मिलते हैं और उन्हीं के सक्रिय क्षेत्र में जो जीवधारी पाए जाते हैं या प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वन्य जीव पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का है, पूछ रहा है निम्न कथनों में से विवृत, कूपक, कूपकी किसके प्रकार हैं? तो विवृक, कूपक, कूपकी किसके प्रकार है बताना है। तो पत्थर के प्रकार है, खनन के प्रकार है, ए और बी दोनों हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो ये लोग खनन के प्रकार हैं, बी आंसर सही है। तो विवृक कूपक से खुदाई होती है, कूपकी की तरह खुदाई होती है, तो ये लोग पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया में इस तरह के जो तरीके उनको यूज किए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है खुदाई के प्रकार हैं, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है अयस्क खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह है। तो अयस्क वो नहीं होते, उनको हम सैल कहते हैं, ये सैल के डेफिनेशन ऊपर बताया गया है। और जो अयस्क होते हैं तो जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, तो सैलों को जब खोद के खनिज निकालते हैं तो उसको अयस्क कहते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तो इसका दोनों ही गलत है, तो सी आंसर सही है। असत्य पूछा है, गलत कथन, तो दोनों ही गलत है, क्योंकि जो सैल होती है, सैल वह है जिसमें अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन होता है, ठीक है, उसको सैल कहते हैं। अयस्क वो होता है कि जो खनिजों का खनन के सैलों से जब खनिजों का खनन किया जाता है तो जो उसमें से निकलता है खनिज के तौर पे, तो अयस्क कहते हैं, बाद में उनकी छटाई होती है, ठीक है। तो 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्या पूछ रहा है, धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित सैलों का समूह में पाए जाते हैं। दूसरा है खनिज ईंधन अवसादी स्तरों में पाए जाते हैं, तो कौन सा कथन सही है बताना है। 61 नंबर क्वेश्चन में बताइए कौन सा सही है। तो पहला सही है, जो धात्विक खनिज है धातु कच्चे रूप में होते हैं, धातु के कठोर पदार्थ हैं जो कि उष्मा के, और तो ये सब चीज़ें छोड़िए, धातु के बारे में ज़्यादा न जानिए। धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित सैलों के समूह में पाए जाते हैं, क्या ऐसा ही है? तो पहला इसका सही है, याद रखिएगा कि धात्विक खनिज जो है अग्नेय और कायांतरित सैलों के समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा भी ठीक है इसका, तो सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर का है, पूछ रहा है भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में है। दूसरा है भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक संचित भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है, तो कौन सा सही है बताना है।
तो इसका मामला उल्टा हो गया है। तो भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार पूर्वी नहीं पश्चिमी है, पश्चिमी तटीय में है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, भारत में प्राकृतिक गैस का जो भंडार है वो पश्चिमी नहीं है, पूर्वी में है। तो पूर्वी तटीय में जो भंडार है वो और 36% के आसपास, 37% आसपास है। पूर्वी में 37% के आसपास प्राकृतिक गैस है, ठीक है। और 40% आसपास जो है पेट्रोलियम है। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसका इनमें से कोई नहीं सही है, तो डी आंसर है इसका। तो समझ लीजिए कि जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें तेल पाया जाता है, पेट्रोलियम है, और जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें गैस पाई जाती है। समझ लीजिएगा, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार जो है पूर्वी तटीय पे है। याद रखिए, भारत में कोयले के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, तो पहला सही है। दूसरा, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला भारत में नहीं मिलता, तो नहीं मिलता ये गलत है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो ए इसका सही है कि बिटुमिनस प्रकार का अधिकांश कोयला है, ये बात ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, भारत चीन के बाद विश्व में अभ्रक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। छोटा का बताना है। तो पहला, दूसरा है, भारत में आंध्र प्रदेश में के कोलार में सोने का निक्षेप है। तीसरा है, एल्युमिनियम को उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो भारत जो है विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, चीन नहीं है, चीन के बाद नहीं है, भारत पहला है। दूसरा है, जो कर्नाटक कोलार सोने का निक्षेप, तो आंध्र प्रदेश नहीं है, कर्नाटक है। केजीएफ देखें वो कर्नाटक है, तो आंध्र प्रदेश नहीं, दूसरा गलत हो गया। तीसरा सही है केवल, तो केवल इसका 3 सही है, ए आंसर सही है, केवल 3 सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कौन से हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, सौर उपकरण, परमाणु। तो कोयला और पेट्रोलियम है, क्योंकि जीवों से बनते हैं ये। कोयला और तेल जो है जीवित चीज़ों के मरने, उनको ज़्यादा प्रेशराइज होने और अधिक से अधिक ताप पड़ने से कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण होता है, तो ये सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोतों के उदाहरण हैं। तो पहला ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत का मतलब होता है पेट्रोलियम, जिसको हम परंपरा पहले से यूज करते आए हैं, जैसे लकड़ी हो गया, उपले हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब चीज़ें हम पहले से यूज करते हैं, तो परंपरागत में आते हैं वो। तो गैर परंपरागत स्रोत क्या है। गैर परंपरागत जिसको हम ज़्यादा परंपरा में यूज नहीं किए हैं, तो जिसमें जैसे हो गया सौर हो गया, पवन हो गया, ज्वारी ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, भूमिगत ऊर्जा हो गया, हम कहाँ ज़्यादा यूज किए हैं, तो वो बात है। तो इसीलिए पहला ठीक है। दूसरा है, विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। दूसरा भी सही, 1/4 हिस्सा जो है विश्व का वो जल विद्युत से उत्पन्न होता है। तो विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों में समझ लीजिए पराग्वे है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक में पराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राज़ील है, चीन है। या विश्व की समझ लीजिए कि सबसे अधिक पानी से ऊर्जा ये लोग बनाते हैं, ठीक है। तीसरा, सीएनजी गैस एक पर्यावरण हितैषी गैस है, तो ये भी ठीक है। तीनों कथन इसके सही है, डी आंसर सही है। पेट्रोलियम की तुलना में बहुत कम प्रदूषण फैलाती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 67 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा न्यूजीलैंड में है। दूसरा है, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाया जाता है, तो दूसरा ठीक है। पहला गड़बड़ है। विश्व का प्रथम सौर और पवन का 40 बस अड्डे जो है स्कॉटलैंड में है, न्यूजीलैंड नहीं, स्कॉटलैंड है, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड में सौर चलित और पवन चलित जो बस अड्डे हैं वहाँ पे हैं, तो इसीलिए इसका बी आंसर सही है, केवल 2। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कलपक्कम, तारापुर, राणा प्रताप सागर और नरोरा स्थित है किसके लिए जाना जाता है ये। तो परमाणु ऊर्जा के लिए जानता है, सी इसका आंसर सही है, परमाणु ऊर्जा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के बारे में बताना है। भारत में यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। भारत के 2/3 यूरेनियम का खनन केरल से होता है, तो क्या ये बात सत्य कथन बताना है। दूसरा, यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है, तो इसका पहला जो है गलत है, क्योंकि यूरेनियम का सर्वाधिक खनन होता है जो छत्तीसगढ़ से होता है, 80% छत्तीसगढ़ से निकलता है यूरेनियम, तो इससे पहला गलत हो गया। जो दूसरा है, यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है, जबकि थोरियम की प्राप्ति मुख्यतः में मोनाजाइट तथा इल्मेनाइट जैसे से होता है, तो याद रखिएगा। तो यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है, दूसरा ठीक है, इसका तो बी आंसर सही है।
और बाकी जो थोरियम होगा तो मोनाजाइट के फॉर्म में मिलेगा या इल्मेनाइट के फॉर्म में मिलेगा हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सनराइज उद्योग का नाम उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो सनराइज कौन कौन से उद्योग है बता रहा है। तो जोखिम भरे उद्योग, उभरते उद्योग, डूबते उद्योग, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उभरते उद्योग सनराइज, बी आंसर सही है। 71वां क्वेश्चन है, पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। दूसरा है, प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो कौन सा सही है हमको बताना है। तो प्रथम वस्त्र उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास जो 1818 में कोलकाता में किया गया था। तो प्रथम वस्त्र उद्योग कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो प्रथम वस्त्र स्थापना का पहला प्रयास जो हुआ था वो 1818 में हुआ था। ठीक है, जो कि असफल रहा था, तो सफल नहीं रहा था ये, तो पहले दूसरा गलत हो गया। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। तो जो पहला सफल प्रयास जो 1854 में कावस जी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित डाबर द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, डाबर, नाना भाई डाबर द्वारा 1854 में। तो इसका पहला ठीक है, गलत कथन पूछा है तो 2 गलत है, तो बी आंसर सही है, केवल 2 गलत है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत का मैनचेस्टर गांधीनगर को कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर गांधीनगर कहा जाता है कि अहमदाबाद कहा जाता है। अहमदाबाद कहा जाता है, पहला गलत हो गया। 1859 में पहली सूती मिल गांधीनगर में स्थापित की गई थी। तो कौन सा सही है हमको बताना है, कौन सा गलत है बताना है, यह ध्यान दीजिएगा। तो पहला गलत है इसका, तो गांधीनगर में नहीं अहमदाबाद में की गई थी, अहमदाबाद, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 2 गलत है। तीसरा सही है कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो 1 और 2 गलत है इसमें, तो सी आंसर से गलत पूछा है, तो 1 और 3 गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से क्या अभिप्राय है। जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से क्या अभिप्राय है बताना है। तो पहला है कि भूपृष्ठ पर फैले लोगों की संख्या असंख्य जनसंख्या से जनसंख्यिकी आवास से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है। तो जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से अभिप्राय यही है कि भूपृष्ठ पर फैले लोगों की जनसंख्या से है। तो ए आंसर इसका ठीक है। अगला है, जन्म दर को प्रति 10,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को माना जाता है। तो नहीं, 10,000 नहीं, 1,000 है। 1,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापी जाती है। तो पहला गलत हो गया, 2 3 इसका सही होगा। गलत हमको बताना है, घबराइए नहीं, ये देखिए नीचे क्या है। दूसरा, जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की, तो जन्म दर को प्रति 1,000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है। तो पहला गलत हो गया। ठीक है, 1,000 में मापा जाता है, ये 10,000 दिया है। दूसरा, जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या को कहते हैं जो औसत व्यक्ति को जीवित रहने की आशा की जाती है। तो दूसरा ठीक है इसका। तीसरा, उत्प्रवास का अर्थ व्यक्ति का द्वारा एक देश को छोड़ना होता है। तो ये भी सही है। दूसरा, कौन सा गलत है, तो इसका ए गलत है, केवल एक इसका गलत है, याद रखिएगा। तो 74 का ए आंसर सही है, केवल एक गलत है, बाकी दोनों ठीक है। जीवन प्रत्याशा जो लिखा उसी को कहते हैं, उत्प्रवास भी जो लिखा उसी को कहते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का, पूछ रहा है निम्नलिखित में से जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है। पहला ही इसका सही है। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखन जो होता है, एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, समझ लीजिए। और जिसमें आयु लिंग पिरामिड, इसको एक और आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं इसको, आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो पहला इसका सही है। बाकी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व तो इतना बढ़ जाता है, ये सब कुछ नहीं है। इसका पहला सही है कि जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय जो निरूपण होता है उसको ही हम कहते हैं जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है। अच्छा, 75 तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो क्या है, चक्रवाती अवदाब, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ है, डी आंसर सही है इसका। पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर की खाड़ी से उठता है वही वाला मामला है।
77वां क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर से उत्पन्न होता है, तो गलत है, भूमध्य सागर भी बताया हूँ मैं। भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, तो दूसरा ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है बताना है आपको, तो सही बताना है 77 का, तो केवल दूसरा से बी वाला, क्योंकि भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है वो। अगला है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण, ITCZ कहते हैं उसको, ITCZ। इसको बताया था कि सन जिधर मूव होता है ये भी मूव होता है, और जहाँ दो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, जहाँ पे दोनों व्यापारिक कोने आके मिलती हैं, उत्तरी गोलार्ध वाली दक्षिणी गोलार्ध वाली, उसी को ITCZ कहते हैं। और वो एरिया जो है लो प्रेशर वाला एरिया होता है, याद रखिएगा। पहला, ये विषुवतीय अक्षांशों की विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र है, तो हाँ लो प्रेशर वाला होता है, तो बात सही है पहला। 78 का पहला ठीक है, सही बताना भी है। दूसरा, सूर्य की स्थिति परिवर्तन के साथ क्षेत्र उत्तर दक्षिण खिसकता रहता है। सबसे पहले यही बताया था कि सूर्य का मूवमेंट पे डिपेंड करता है ये, तो सी इसका सही आंसर है, दोनों कथन सत्य हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है, करते हैं, तो एल नीनो करता है, ठीक है। पश्चिमी जेट करते हैं, तिब्बत का पठार का, तीनों ही करता है, डी आंसर सही है। तिब्बत का पठार जब गर्म होता है तो वहाँ से हवाएं ऊपर बैठती हैं, आके बंगाल की खाड़ी में बैठती हैं जब, तो नीचे जो हाई प्रेशर बनता है तो वही फैल के हवाएं, उसी समय भारत भी का मैदानी क्षेत्र भी गर्म हो जाता है, वहाँ से हवाएं उठती हैं, तो वहाँ जगह खाली होती है, तो उसी को भरने के लिए जो हवाएं जाती हैं भूमध्य सागर से, तो हमारे पश्चिमी तट से टकराती हैं, और जहाँ पर्वत मिलते हैं वहाँ टकरा के बारिश करती हैं, तो हम लोग कहते हैं मानसून आ गया। 80 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के तट पर शुष्क रहने का कारण क्या है। तो तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समानांतर हो जाता है, तो पहला ठीक है। दूसरा है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, तो इसका दोनों कथन सत्य हैं। एक से ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, और दूसरा से है ये समानांतर हो जाता है, इसीलिए बारिश नहीं होती, तो ठंडी में बारिश होती है इसमें। लौटे मानसून से जो कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो पवनें होती है वो बारिश करती हैं यहाँ पे। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिया गया विचार करना है। तो पहला है, शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है। तो शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम होता है, तो पहला सही नहीं है। शीत ऋतु या ठंडी ऋतु जो तटीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ पे तापांतर हमेशा एक समान रहता है। दूसरा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता उसमें। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि हमारा जो ITCZ है वो नीचे चला जाता है, दक्षिणायन हो जाता है, तो उसको वहाँ पे जाके दोनों मिलती हैं तभी ITCZ बनता है, तो भारत से होकर गुजर के ही वहाँ जाके मिलती हैं, तो दूसरा ठीक है। तीसरा है, शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभों से प्रभावित रहता है, तो बी आंसर सही है, दोनों ही ठीक है। इसमें 2 और 3 सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है बताइए? क्योंकि जो उपद्वीप तटीय भाग होता है वो हमेशा समकारी प्रभाव होता है, उसमें तापांतर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता जब ठंडी हो या गर्मी हो, इसीलिए वो गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथनों विचार करना है मानसून के बारे में बताना। तो मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता विभिन्न प्रकार की फसलों को उगने में सहायता करती है, सहायक होती है। दूसरा है, मानसून प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है, तो पहला सही है। दूसरा इसका जो है कह रहा है कि भारत मानसून प्रस्फोट मतलब कि अचानक से ज़्यादा बारिश हो जाना देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है, तो ये बात सही है। जब अचानक से बारिश हो जाएगी तो मृदा अपरदन की कंडीशन आ जाएगी, दूसरा सही। तीसरा है, भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ भोजन, वस्त्र, आवास की विविधता उजागर होती है, तो ये भी सही है। तीनों से कथन सही है, डी आंसर से सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए सही है, तो ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा है, इन वनों में वन क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो यही सही है। ये विरल होती है, तो गलत है, ये गलत है, ये हमेशा आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, आर्द्र, ठीक है। तो केवल 2 सही है, तो बी आंसर ठीक है इसका। अगला है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव आता है, तो ठीक है, बदलाव आता है। दूसरा है हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, मिलती हैं। दोनों ही कथन सत्य हैं इसके, पहला भी सही दूसरा भी सही है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो वही पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट नहीं है इसमें, बाकी पश्चिमी घाट, नीलगिरी और विंध्य पर्वत, एक सी आंसर सही है, 1, 3, 4। पूर्वी घाट नहीं है। 86 नंबर का है कि मैंग्रोव वनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो बताना है मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहीं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति होती है, तो ठीक है। मैंग्रोव पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, डूबी रहती हैं, बाहर में निकल जाती हैं, वो एरिया पर डिपेंड करता है, तो सी आंसर सही है इसका, दोनों बात सही है। और कभी कभी इनकी जड़ें जो हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए ऊपर जो पानी में डूबी हुई जड़ें हैं फिर वहाँ से मुड़ के ऊपर बाहर की तरफ निकल के आती हैं पानी ऑक्सीजन ढूंढने के लिए। तो 87 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक वनिकी में शामिल किया जाता है, तो किसको जाता है? शहरी वनिकी, ग्रामीण जन वनिकी, मरुस्थलीय फार्म वनिकी, तो किसको शामिल किया जाता है? तो मरुस्थलीय वनिकी को नहीं शामिल किया जाता, तो उसमें मरुस्थलीय वाला नहीं आता है। तो सामाजिक वनिकी का तात्पर्य क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? तो सामाजिक वनी जो जैसे वो पर्यावरण जो सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है तथा उस भूमि पर वृक्षारोपण करके जो भूमि है उसका बचाव किया जाता है, तो सामाजिक वनिकी कहते हैं। इनका उद्देश्य होता है ग्रामीण विकास और सामाजिक विकास, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण ऐसा नहीं है, तो मरुस्थलीय वनिकी ऐसा नहीं है, तो 1, 2, 4 होगा इसका, तो डी आंसर सही होगा, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है सुंदर कौन सा कथन सत्य बताना है, तो 88 नंबर का क्वेश्चन है सुंदरवन जीवमंडल नीचे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। अगला है तो पहला से ठीक, अगला है सुंदरवन जीवमंडल नीचे में शेर जैसे पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो शेर जैसे पूंछ वाले जो बंदर है नीलगिरी जीव बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, तो यहाँ नहीं पाए जाते, तो ये गलत है, तो ए आंसर सही है, केवल एक सही है इसमें, ठीक है। तो ये लायन टेल मकाओ जो होते हैं, लायन टेल मकाओ कहते हैं इनको, ये जो है नीलगिरी में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, सुंदरवन में नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्न कथनों में बताना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु में संबंधित विशेषता क्या है? उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित विशेषताएं क्या हैं? तो पहला है सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी है। तो दूसरा बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वा से ही उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है, तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला ठीक है, जो मानसून है वो हिमालय से टकरा के उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता है और बारिश करता है, पहला ठीक है इसका। दूसरा बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा करता है, तो ये भी बात ठीक है, दोनों ही कथन सत्य हैं इसके, तो डी आंसर सही होगा, दोनों ही सत्य हैं। क्योंकि जो जैसे बंगाल की खाड़ी जैसे समझ लीजिए एक बार, रुकिए, इस तरह से भारत है, तो बंगाल की खाड़ी है, तो जो पवनें इधर से जाती हैं जैसे बंगाल की खाड़ी वाली, ठीक है, यहाँ हिमालय है ये वाला क्षेत्र, ये यूपी है अपना, तो ऐसे जाती हैं तो ये टकराती हैं, यहाँ पे टकराने के बाद कुछ तो यहीं बारिश कर देती हैं, कुछ इनके मुड़ जाती हैं ऐसे, तो मुड़ने के बाद में ये पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश जाती हैं और यहाँ बारिश करती हैं, तो यही कह रहा है दूसरा वाला क्वेश्चन, तो बात सही है ये, तो दोनों ही कथन सत्य हैं इसके। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हिमालय अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्माण होती हैं? तो भी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ, समतल घाटियाँ, गुफित वाहिकाएँ, तो कौन सी शामिल होती हैं बताइए इसमें? तो सब शामिल होते हैं, डी आंसर सही है। तो जो हिमालय अपवाह तंत्र है मुख्यतः इसमें गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी, द्रोणियाँ शामिल हैं। ये नदियाँ जो गहरे गार्ज बनाती हैं गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हुआ है। जैसे हिमालय ऊपर बढ़ रहा था उस समय नदियाँ ये लोग उधर से बह रही थी, तो क्या हुआ कि उसको काटते जैसे धीरे धीरे उठता है, मतलब कि 1000 साल में थोड़ा सा उठा,
तो थोड़ा थोड़ा तो जो अपना क्षेत्र अपना रास्ता बनाने के लिए नदियाँ क्या करती हैं, उसको काटती रहती हैं, तो अपना काट के अपना जगह बनाती हैं। अब उत्थान होता गया तो दोनों तरफ से उत्थान हो रहा है, बीच में नदियाँ काट रही है, तो जब पहाड़ ऊंचा होगा तो गहरे गहरे गार्ज बनते हैं, महाखंड कहते हैं जिसको, महाखड्डे। तो गहरे गहरे गार्ज बने, ये बात सही है। महाखंडों के अतिरिक्त में ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियाँ भी बनाती हैं, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। तो ठीक है, ये बात सब सही है। या जब ये मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो समतल घाटियाँ, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ, नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो सब करती हैं। तो डी आंसर सही था इसका। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी, सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में विचार करना है। तो सिंध की सहायक नदी ब्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है। और दूसरा है, तो पहला इसका सही है, कुल्लू घाटी से गुजरती है, बात ठीक है। तो ये दूसरा है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित जल झील झेलम नदी पर स्थित है। तो पूछ रहा है क्या सही है, पहला तो ठीक है, दूसरा सही है। तो झेलम नदी बूलर झील पे, डल पे नहीं है, बूलर है। ठीक है, दूसरा गलत हो गया, बूलर पे डल पे नहीं है। और सिंधु की सहायक नदी जो ब्यास है वो रोहतांग दर्रे के निकट से ब्यास कुंड से निकलती है, और यह कुल्लू घाटी से गुजरती हुई धौलाधार श्रेणियों में आती महाखड्डा बनाते हुए पंजाब के मैदान में हरिके के पास सतलज नदी से मिल जाती है। तो याद रखिएगा इसको, ये भी खड्डा बनाती है, बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो रागो सांगपो, दिबांग है, लोहित है, मानस है कि नहीं, ये बताइए। तो कौन कौन से हैं, 92 नंबर का आंसर बताइए। तो रांगो सांगपो भी है इसकी सहायक नदी, दिबांग, दिहांग, लोहित, मानस, सुबनसिरी सब है इसकी। तो चौथा भी है, तो डी इसका आंसर होगा, सभी है इसकी सहायक नदियाँ। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुनेंगे तो अब सुबनसिरी है, तिस्ता है, मानस है, दिहांग है, दिबांग है, रांगो सांगपो है, लोहित है, सुबनसिरी है, कामेंग है। तो बहुत सारी नदियाँ की सहायक नदी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अरुणाचल हिमालय से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है उसके बारे में पूछ रहा था। अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विक्षेपित होती हैं। तो पहला ठीक है, क्योंकि इसे टर्न है यहाँ पे। तो जो लोहित नदी, जो क्या नाम है उसकी, जो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे गार्ज बनाते हुए भारत में घुसती है, तो यहाँ बहुत गहरा गहरा गार्ज बनाई है, तो ठीक है। और भी नदियाँ जो आती हैं वैसे भी गार्ज बनाती हैं, तो पहला ठीक है इसमें। दूसरा, यहाँ की नदियाँ बहुत से जल प्रपात बनाती हैं, तो जल प्रपात छोटा छोटा बनाती है, तो दूसरा भी ठीक है। और ठीक है, जिसमें काबेंग है, सुबनसिरी, दिबांग, दिहांग, लोहित, ये प्रमुख नदियाँ जो बारहमासी नदियाँ हैं, और जलप्रपात भी बनाती हैं, बहुत ज़्यादा जलप्रपात भी है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, बहुत छोटे छोटे हैं मगर। तीसरा, यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार दुआर क्षेत्रों से किया जाता है। तो क्षेत्रीय जो व्यापार है वो सही बात है, दुआर से होता है। दुआर मतलब होता है जैसे बड़ी बड़ी घाटियाँ जैसे होती हैं, जैसे दो पर्वत श्रेणियाँ ऐसे हैं, फिर ऐसे श्रेणियाँ से बीच में जो भाग है दुआर होते हैं, तो इन्हीं से लोग जाते हैं, आवागमन करते हैं, अपने दुआर से होती है, बात सही है। उबड़ खाबड़, ठीक, क्योंकि यहाँ पे नदियों के से बोल्डर वोल्डर लाया गया, तो उबड़ खाबड़ जो स्थिति हो गई है, उबड़ खाबड़ स्थल लगती के कारण यहाँ पे परिवहन की सुविधा बहुत ज़्यादा बन नहीं पाई है, इसलिए अरुणाचल हो गया, असम हो गया, इनकी सीमा पर दुआर क्षेत्र से होकर यहाँ के कारोबार किया जाता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का, कि भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, बताना है। तो यह क्षेत्र भावर के दक्षिण में है, तो भावर के दक्षिण में बात सही है। भावर मतलब बोल्डर में नदियाँ जो हैं विलुप्त हो जाती हैं, फिर आके जो तराई क्षेत्र है उसमें निकलती हैं, तो पहला ठीक है। इस प्रदेश में भावर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ धरातल पर प्रकट होती हैं, देखिए वही वाला लाइन ही दे दिया। तीसरा है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है, तो कौन सा कथन सही है, बताना है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में है, तराई क्षेत्र में, डी आंसर सही है, तराई क्षेत्र में है दुधवा। ठीक है, दलदली वहाँ पे प्रकृति का सब कुछ है, वहाँ पे दशाएँ हैं, दलदली दशाएँ दुधवा में। तो दुधवा किस राज्य में है, किस जिले में है, ये बताइए। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है, याद रखिएगा। और वो जो जिला है लखीमपुर, वो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। तो अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम, तो कौन सी पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली नदी नहीं, और क्या कहते हैं कि श्रेणी नहीं, पश्चिमी घाट में कौन कौन है। तो दक्कन के जो पश्चिमी घाट है वो दक्कन के पठार के जो दक्कन का पठार है, ये
इसके ये भाग को हम कहते हैं। तो ये जो है ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है। तो पूर्वी घाट इसको कहते हैं, पश्चिमी घाट इसको कहते हैं। तो वही पूछ रहा है। तो जो प्रमुख सह्याद्री हैं, सह्याद्री कहते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। तो अन्नामलाई भी इसमें आती है, ठीक है, नीलगिरी भी आती है, काडवा भी आती है, तीनों ही आती है। डी आंसर इसका सही है, तीनों ही आती है इसमें। तो देखिए इसमें सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, काडवम ये पश्चिमी घाट में आती है। पूर्वी घाट में कौन कौन सी है? तो जावादी है, पालकोंडा है, इस तरह की जो पहाड़ियाँ उसमें आती हैं पूर्वी घाट में। 96वां क्वेश्चन, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है बताना है। तो भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो भारत नहीं है इसमें, ठीक है, तो भारत नहीं है, तो पहला गलत हो गया, पर भारत नहीं है। दूसरा, चावल की कृषि के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री से अधिक आवश्यक होता है। तो ठीक है, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश की आवश्यकता होती है। तो ये भी ठीक है, 2-3 इसका सही है, बी आंसर सही है। विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है बताइए कमेंट में, कमेंट करा करिए भाई साहब। तो चीन है, चाइना है, बता दे रहे हैं। 90% से अधिक क्षेत्र पे 90% से अधिक उत्पादन करता है ये। अगला है 97 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र हिमालय नदियों के भारी निक्षेप में से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़, पत्थर, मोटे बालू से निर्मित है। अतः इस क्षेत्र की मृदा खंड के अंतर्गत रखा जाता है। तराई है, भावर है, मैदानी है, बांगर है। तो भावर रखा जाता है, बी आंसर सही है, भावर है ये। बताए थे मोटा मोटा बोल्डर होता है, इसी में नदियाँ विलुप्त होती हैं। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन, पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में पूछ रहा है। फिर से पर्णपाती वनों का आ गया। तो इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो ये बात सही है, सच सच बताना भी है हमको, ये बात सही है। दूसरा, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये गलत है, 70 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए बारिश। तो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वर्षा यहाँ पे। तो शुष्क और इसमें दो प्रकार के होते हैं, शुष्क होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती होते हैं। तो दोनों होते हैं, याद रखिएगा। अगला है चंदन, महुआ, सागौन और बांस आदि प्रजातियां वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है, चंदन, महुआ, सागौन और बांस आदि प्रजातियां वृक्ष के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो कौन से होंगे? तो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, सी आंसर सही है। 70 से 200 मीटर के बीच बारिश होती है, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, सॉरी उष्णकटिबंध, इसको एक मिनट सुनिए, बारिश वाला भूल जाइए। तो आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं उसकी विशेषता होती है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती में। और जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उसमें 70 से 200 के बीच में बारिश होती है, याद रखिए, सेंटीमीटर, ठीक, तो याद रखिएगा इसको। तो इसका सी आंसर सही है कुल मिला जुला के। तो प्लेसर निक्षेप के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। तो पहला, ये पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप है, तो पहला ठीक है। दूसरा, इनमें सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी मांगी धातुएं पाई जाती है, दोनों ही सत्य हैं, सी इसका आंसर सही है। तो जो प्लेसर होते हैं तो जलोढ़ निक्षेप में भी कुछ महंगे जो मिनरल से पाए जाते हैं, तो उन निक्षेप में प्लेटिनम, चांदी, सोना पाया जाता है, ठीक है, उनको प्लेसर निक्षेप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मृदाओं को क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर कीजिए। तो क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सी? तो जलोढ़ मृदा हमारे भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, तो पहला हो गया। फिर से काली मिट्टी हो गई, दूसरा हो गया। फिर तीसरा है मरुस्थलीय लाल मृदा। तो तीसरा और चौथे में क्या है? तो मरुस्थली पाई जाती है, फिर लाल मृदा पाई जाती है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। कौन सबसे अधिक पाई जाती है? सबसे पहले जलोढ़ पाई जाती है 43% पे, जलोढ़ के बाद में लाल मृदा पाई जाती है, काली नहीं। एक मिनट रुकिए, गड़बड़ हो गया। तो जलोढ़ जो है 43% के आसपास है, ठीक है। लाल मृदा जो है 18% के आसपास है, और जो काली मृदा है वो 15% के आसपास है, और मरुस्थली मृदा 4% है। सबसे लास्ट में मरुस्थली होगा, 3 सबसे लास्ट में होगा, तो ये 2 में 3 है। सबसे पहले पे पहला है और चौथा होगा, तो बी आंसर सही है इसका। लाल मृदा है सबसे आगे, तो बी आंसर ठीक है। सेकंड पे लाल मृदा है, सबसे अधिक जलोढ़, सेकंड पे लाल मृदा भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के निम्नलिखित कणों को घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो क्ले हो गया, ग्रेवल हो गया, बालू हो गया, गाद हो गया।
तो इनको क्रम में लगाना है कि मृदा के कणों के घटते क्रम में कि इनकी साइज में कौन सबसे अधिक कम है, तो बताना है वही। तो मृदा संरचना के आधार पर मृदा के सबसे बड़े भाग के रूप में ग्रेवल होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो होता है ग्रेवल होता है। तो 2 हो गया ग्रेवल। फिर क्या आता है, बालू आता है ग्रेवल के बाद, 3 हो गया। फिर ग्रेवल के बाद में काले, ग्रेवल के बाद में गाद आता है। ठीक, 4 हो गया। 2 3 4, 2 3 4, 1 हो गया क्ले, सबसे महीन क्ले होता है। उसके बाद गाद थोड़ा मोटा होता है गाद, फिर से बालू होता है, फिर ग्रेवल होता है। तो सी आंसर सही है इसका, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको पूछता है 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो हजारीबाग में अबरक होता है। ठीक है, तो हट्टी में स्वर्ण होता है। ठीक है, और हट्टी में स्वर्ण होता है। जादूगोड़ा में यूरेनियम होता है। ठीक है, जावर में क्या होता है, जावर की खान में शीशे का उत्पादन होता है, तांबा का नहीं होता, शीशा होता है। शीशा, तो डी वाला गड़बड़ है, तो इसका आंसर डी होगा। तो याद रखिएगा इसको कि तांबा का उत्पादन राजस्थान के जावर में न होकर कहाँ होता है, झुंझुनू में होता है। झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर जिले में होता है। जावर में शीशे के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। हट्टी में स्वर्ण होता है, हजारीबाग में अबरक होता है। ठीक है, तबीयत गड़बड़ लग रहा है। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला, उड़ीसा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो उड़ीसा मैंगनीज का शीर्ष भंडारक राज्य है, उत्पादक नहीं है। ठीक है, तो उत्पादक बोला है शीर्ष। दूसरा है, कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो पहला इसका जो है ये गलत हो गया, क्योंकि एमपी सबसे सर्वाधिक उत्पादक है। तो कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य, तो ये भी गलत है। तो डी आंसर इसका सही है। लौह अयस्क सबसे अधिक कौन है, बताइएगा। 96 क्वेश्चन, लौह अयस्क के उत्पादन के संदर्भ में निम्न राज्यों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो उत्पादन के लिए घटते क्रम में लिखना है। सबसे अधिक कौन है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से लिखना है। तो इससे पता चल जाएगा कहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो घबराइए मत, आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर नीचे मिल जाएगा। तो कौन सा है, तो सबसे अधिक उड़ीसा में लौह उत्पादन होता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए गलत था वो वाला, ये वाला इसीलिए गलत था। कर्नाटक, उड़ीसा होना चाहिए वहाँ। यहाँ पे कर्नाटक जो लिखा था, यहाँ उड़ीसा होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया उड़ीसा 4, फिर छत्तीसगढ़ में होता है 1, फिर से कर्नाटक में होता है, फिर गोवा में होता है। ठीक है, तो हो गया। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, डी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा इसको। अगला है, लौह अयस्क के निम्न प्रकारों में लौह अंश की विद्यमानता के आधार पर घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चयन करना है। तो हेमेटाइट है, लिमोटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीरियराइट है। तो इसमें लौह अंश किसमें ज़्यादा होता है उसके बारे में हमको इसमें बताना है। तो सबसे अधिक किसमें होता है लौह अयस्क, तो हेमेटाइट सबसे बढ़िया होता है, सर्वाधिक बढ़िया हेमेटाइट है। इसमें 60 से 72% तक लौह अयस्क होता है। और क्या होता है, मैग्नेटाइट कितना होता है, मैग्नेटाइट में 60 से 70% होता है, 2% उससे कम होता है ये। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और जो लियोनाइट होता है उसमें 35 से 50 होता है। लियोनाइट में 35 से 50 होता है, और जो सीडेराइट होता है उसमें 30 से 45 होता है। तो सबसे ख़त्म जो है सीडेराइट है 4, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। तो इसका बी सही है, 1 3 2 4, तो बी आंसर सही है, याद रखिएगा इसको। इस तरह से मिलान करा लेता है। तो सबसे अधिक हेमेटाइट है, फिर से मैग्नेटाइट है, फिर लियोटाइट है, फिर सीडेटाइट है। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अबरक का उत्पादक, अबरक का भंडार कहाँ पे है। सबसे अधिक अबरक भंडार कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में। तो आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा भंडार में जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 109 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो परसेंटेज पूछा है, तो एरिया एमपी में सबसे अधिक है, और परसेंटेज जो है इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक परसेंटेज मिजोरम का है, और मिजोरम ऑप्शन न होने के कारण जो अरुणाचल प्रदेश इसका सबसे ज़्यादा है। तो ए आंसर सही हो गया। तो मिजोरम परसेंटेज में सबसे अधिक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक है। 110 नंबर का, भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है। तो परसेंटेज पूछा है, तो पूर्वी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय, पश्चिमी। तो सबसे अधिक किस क्षेत्र में है, तो प्रायद्वीपीय पठार है, सी आंसर सही है इसका।
प्रायद्वीपीय पठार में जो है सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र है वनों का, याद रखिएगा, सी आंसर सही है। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोयले की खान में कोकिंग कोयला की सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है? बैलाडीला है, झरिया है, रानीगंज है, सिंगरौली है। तो झरिया में पाया जाता है इसमें, झरिया। झरिया किस जिले में, किस स्टेट में पड़ता है बताइए? झारखंड है। फेंक देले थरिया बलम हो गए झरिया पहुँचले कि ना, एक लोकगीत है बिहार वाले क्षेत्र में, पूर्वी भारत वाले क्षेत्र में, पूर्वी भारत नहीं, पूर्वांचल और क्या कहते हैं बिहार वाले क्षेत्र में। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? भंडार पूछा, उत्पादन नहीं। 112 नंबर का है, तो बताइए कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, झारखंड है सबसे अधिक, फिर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो सी आंसर इसका सही है। अभी कोयले का सबसे अधिक पता चला है ना, झारखंड में झरिया से निकलता है कोकिंग कोल 1 नंबर का। तो उसी तरीके से जो कोयले का जो 29% भंडार है वो अकेले ही झारखंड में है, याद रखिएगा इसको। फिर भी पिछड़ा हुआ जिला है क्योंकि लूट ले गए सब यहाँ से संसाधन, इसका पिछड़ा हुआ स्टेट है, तो झारखंड है इसका। और यहाँ जो कोयला गोंडवाना युग का कोयला है, इसको भी याद रखिएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करना है। पहला, तृतीय कोयला भंडार का निर्माण इयोसीन काल में अस्तित्व में आया। तो पहला ठीक है, इयोसीन काल में आया था, ठीक है। दूसरा, तृतीय कोयला भंडार असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो तृतीय जो है इसमें तृतीय कोयला भंडार जो है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, कच्छ में भी पाया जाता है, केरल में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। तो ठीक है, सी इसका दोनों सही है, बढ़िया है। खत्म कोयला, तृतीय प्रकार का कोयला जो होता है एकदम खत्म होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट की स्थिति होती है, ठीक है। 114 नंबर का है क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य नहीं है बताना है। पहला, कच्चे तेल कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, सही नहीं है बताना है। तो पहला ही गलत हो गया, कायांतरित नहीं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी, कायांतरित में नहीं पाया जाता, तो पहला ही गड़बड़ हो गया इसका। तो ए आंसर सही है इसका। आगे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला है, कच्चे तेल उस स्थान में मिलते हैं जहाँ इसका निर्माण होता है, ठीक है, उसी स्थान में मिलेगा जहाँ इसका निर्माण होगा। दूसरा है, कच्चे तेल के साथ गैस भी होती है, तो ये भी ठीक है। तीसरा है, ऐसा माना जाता है कि कच्चे तेल का उद्गम कार्बनिक है, ऐसा माना जाता है कि कच्चे तेल का उद्गम कार्बनिक है, तो ये भी बात सही है, जीवों के मरने से और दबने से होता है, तो ये बात सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है, ये कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, असम है, आंध्र प्रदेश है, गोदावरी एंड कृष्णा बेसिन है, बाड़मेर है। तो कौन है? तो बाड़मेर है, डी आंसर सही है इसका, राजस्थान का कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है यहाँ पे, बाड़मेर, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार है? तो बम्बे हाई, खम्बाती खाड़ी, गोदावरी, कृष्णा बेसिन, बाड़मेर। सबसे बड़ी खाने कहाँ पे है? तो बॉम्बे हाई पे है, भंडार है, सबसे बड़ा भंडार है, तो बॉम्बे हाई है, ए आंसर सही है इसका। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है भारत में। 117 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला, विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ होता है, विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है, विद्युत ऊर्जा जो है स्वच्छ स्रोत है, जल से जो बनती है विद्युत ऊर्जा, जल से जो बनती है वो स्वच्छ स्रोत है, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ठीक है। दूसरा है, तुलनात्मक रूप से विद्युत ऊर्जा एवं सस्ता, प्रदूषण रहित एवं नवीकरणीय स्रोत है। तो दोनों ही सही है इसका, सी आंसर सही है, दोनों ही ठीक है इसका। अगला है, जो कोयले से बनता है, जल विद्युत होना चाहिए, मेन दिक्कत है ना, यहाँ जल विद्युत होना चाहिए था, जल विद्युत जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होती है, जैसे पानी से टरबाइन घूमने से जब जब विद्युत बनती है, तो वो होना चाहिए था इसका असली। कोयले से जो बनती है वो कहाँ ज़्यादा स्वच्छ रहेगी। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो 118 नंबर क्वेश्चन है, तो धुआर है गुजरात में, ठीक है, कहलगांव है बिहार में, बेंगलुरु है आंध्र प्रदेश में, ऊंचाहार जो है पश्चिम बंगाल में नहीं है भैया, ऊंचाहार जो थर्मल पावर प्लांट है वो उत्तर प्रदेश में है, तो यही सुमेलित नहीं है, डी वाला। बाकी बेंगलुरु जो है आंध्र प्रदेश में है, कहलगांव जो है बिहार में है, धुआराम जो है गुजरात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो बागड़ी, चुटका छत्तीसगढ़, कवाड़ा आंध्र प्रदेश, कुम्हरिया हरियाणा, मीठी बिरदी गुजरात। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो है इसका सही सुमेलित नहीं है, बागड़ी है। वो नाभिकीय संयंत्र भारत का एक प्रस्तावित नाभिकीय संयंत्र है जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के मंडला में है, तो एमपी के मंडला में है ये, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ये आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर का,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही का चयन कीजिए। तो पहला है, चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बात सही है, सबसे पहला ही देखे थे। दूसरा, चीन में चावल का क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक है। तो कौन सा सही है इसमें? इसका केवल एक ही सही है, ठीक है। जो चावल का क्षेत्र है भारत में सबसे अधिक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक चावल का क्षेत्र है, मगर उत्पादकता जो भारत की कम है, इसलिए चीन आगे है हमसे। तो ए आंसर इसका सही है, केवल एक सही, दूसरा गलत है। 121 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की अवस्थिति के संदर्भ में विचार करना है। तो पहला, भारत का अक्षांशीय विस्तार चीन से अधिक है। तो क्या ये सही है? तो ये गलत है, चीन से कम है। दूसरा, अक्षांश मतलब ये वाला अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड। भारत का देशांतरी विस्तार चीन से आधा है, चीन से लगभग आधा है। तो ये दूसरा सही है, बी आंसर सही है इसका, चीन से लगभग आधा है, ये बात सत्य है। तो केवल दूसरा सत्य, पहला सत्य है। भारत का अक्षांशीय विस्तार चीन से अधिक नहीं, चीन से कम है। 122 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से किसी ऐसे समूह का चयन कीजिए जिसकी तटरेखा की लंबाई भारत की तटरेखा की कुल लंबाई की आधी अथवा अधिक हो। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, गुजरात, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो कौन सा है? थोड़ा सा दिमाग लगा के बता दीजिए इसको, तो कौन सा है? तो अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मिला के जो तटरेखा है वो जो है सी आंसर सही है इसका। भारत की कुल तटरेखा की आधी से अधिक है, तो सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, जिसके कारण भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। यदि हम गुजरात के कच्छ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर रेखा मान लें तो भारत के समय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन आएगा? कि भारत का नया मानक समय वर्तमान मानक समय से कम हो जाएगा। तो ये बात सही है, कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे पीछे जाएंगे ना वो कम होता जाएगा, जैसे आगे जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो पहला इसका सही है कि कम हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान से वो कम हो जाएगा, ये बात सही है, वर्तमान मानक समय से कम हो जाएगा। तो ये सही है इसका। भारत का वर्तमान मानक समय वर्तमान मानक से अधिक होगा, अधिक नहीं होगा, अधिक पूर्व दिशा में जाने पे होगा, कम होता है पश्चिम दिशा में जाने पे, ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह एक सीमावर्ती राज्य है। दूसरा है, इसका अक्षांशीय विस्तार त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार के लगभग समान है। इसकी सीमाएं 3 राज्यों से मिलती हैं। तो उपरोक्त में से किस राज्य की बात हो रही है? राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर या पंजाब? तो किसकी बात हो रही है बताइए? तो मिजोरम की बात हो रही है, मिजोरम, ठीक है। बी आंसर सही है, मिजोरम की बात, ठीक है। तो किन 3 राज्यों से मिलती है इसकी सीमा? किन 3 राज्यों से मिलती है बताइए? तो असम से मिलती है, असम सबकी मिलती है, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, तीनों से मिलती है इसकी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के हिम रेखा की ऊंचाई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला है, महान हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। तो सत्य बताना, तो पहला ठीक है इसका। तो महान हिमालय जो पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, इसको डिटो याद कर लीजिए इसे। दूसरा है, हिम रेखा की ऊंचाई आर्द्रता की मात्रा से संबंधित है। तो ये भी बात ठीक है, तो सी आंसर से ये दोनों ही सत्य हैं। तो 126 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? शिखर है और संबंधित पहाड़ियाँ हैं। तो कोडाई कोनाल अनामलाई नहीं है, ये गलत है। पहला पालानी है, पालनी की जो पहाड़ियाँ हैं उसका कोडाई कनाल है, कोडाई कनाल। डोडे बेटा नीलगिरी की है, ये बात सही है। कुंद्रेमुख जो है उत्तरी सह्याद्री का नहीं, दक्षिणी सह्याद्री का है, सह्याद्री क्योंकि कर्नाटक का भाग है दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। तो संबंधित पूछा है तो सही उत्तर क्या है? कि केवल 2, बी आंसर सही है इसका, केवल 2 संबंधित है। 127वां क्वेश्चन है कि मानस नदी एवं सुबनसिरी नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो मानस नदी और सुबनसिरी के बीच कौन सी आती है? मानस नदी और सुबनसिरी के बीच में कौन सी जो पहाड़ियाँ हैं वो है? तो डफला, मिरी, गारो, नागा नहीं है। तो 1, 2 इसका सही आंसर है, ए आंसर सही है इसका, डफला और मिरी है। 128वां क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो पहला, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टानों से हुआ है। तो पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टानों से हुआ है, पश्चिमी घाट के बारे में बता रहा है। सत्य बताना, तो पहला ठीक है। दूसरा, नीलगिरी तथा अनामलाई की पहाड़ियाँ इसका हिस्सा नहीं है, तो गलत है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है ये लोग भी।
नीलगिरी और अन्नामलाई, तो दूसरा गलत हो गया। तो पहला ठीक है इसका। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग का निर्माण जो है मुख्यतः आर्कियन चट्टानों से हुआ है, ठीक है ये। 129वां क्वेश्चन है, दर्रा है और समुद्र नदी है, तो दर्रा और नदी का पूछा है, तो यूपीएससी पूछा था ये। सिप किला जो है शिमला में है, वो हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी, नाथुला चुम्बी नदी, जेलेपला तीस्ता नदी, तो कौन सा सही है उत्तर ये बताना है। तो कौन सा सही है बताइए। तो सिपकिला सतलज है, तो सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी, ये बात ठीक है। नाथुला जो है सिक्किम में है, और चुम्बी नदी है, तो ये भी बात सही है। जेलेपला भी वो भी सिक्किम में है, तीस्ता नदी, तीनों ही सही है, तो डी सही है, उपरोक्त में सभी है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य एक विभाजक रेखा है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य विभाजक रेखा है। तो मुख्य हिमालय और लघु हिमालय, तो पहला गलत हो गया। मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, लघु, मेन और लघु के, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा है मेन बाउंड्री थ्रस्ट एमबीटी मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच है, तो मुख्य हिमालय और लघु हिमालय, तो पहला था एमसीटी, ये दूसरा भी गलत हो गया। तो एमबीटी जो है ये जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है, तो लघु और शिवालिक है, ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया इसका। दोनों ही गलत है, डी आंसर इसका सही है, दोनों गलत है, ठीक है। तीसरा है 131, निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उनके निर्माण काल के सही कलाक्रम में व्यवस्थित करना। दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ, कश्मीर घाटी का निर्माण कब हुआ, हिमालय का निर्माण कब हुआ। तो जब हिमालय बने तभी तो कश्मीर बनेगा, तो इस हिसाब से सोच के बताइए। सबसे पहले किसका निर्माण, सबसे पहले दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, तो ए हो जाएगा, ठीक है। फिर से हिमालय बनेगा, फिर से कश्मीर घाटी बनेगी, तो 1 3 2 होगा, बी आंसर सही है, 1 3 2। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहला कथन क्या है कि धारावाड़ चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म, तो जीवाश्म नहीं पाए जाते, पहला गलत है। आर्कियन क्रम की चट्टानें अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप बनी है, और परतदार चट्टानें, किंतु जीवाश्म का अभाव है। इसका कारण यह है कि इसके निर्माण के समय जीवों का उद्भव हुआ ही नहीं था, इस वजह से यहाँ पे जीव नहीं आए। भले से अपरदन, भले से ये जो है इनका जो अपरदन और निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है, मगर दिक्कत यही है कि उस समय जीवों का उद्भव हुआ ही नहीं था, तो इसी वजह से पहला गलत हो गया। दूसरा, इन चट्टानों का निर्माण अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ, तो दूसरा ठीक है, तो ये गलत है, आर से डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है पूर्ववर्ती नदियाँ क्या कहते हैं। पूर्ववर्ती नदियों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। तो ये वो नदियाँ हैं जो हिमालय बना है उससे पहले से बहती आ रही हैं, तो हिमालय से पहले की नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। तो ये वे नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल एक देश में होता है और उनका प्रवाह दूसरे देश में होता है। तो ये ऐसा नहीं है, तो ये वो पहला गलत है। ये वो नदियाँ हैं जिनका निर्माण स्थल खंड के उत्थान से पहले हो चुका होता है, तो और ये जो अपने रास्ते का निर्माण जो करती हैं वो उत्थान के जो सैल होती हैं, चट्टानें उनको काट के करती हैं, तो जैसे गार्ज बने हुए बड़े बड़े हिमालय में, तो उस तरह की नदियाँ। तो पूछ रहा सिंधु है, सतलज है, पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है, तो दूसरा ठीक है इसका। तो केवल 2 सही है, बी आंसर सही है इसका। सिंधु और सतलज जो है पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में मुख्य अंतर क्या है, उसके बारे में विचार करना है। तो पहला, हिमालयी नदियों में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, ये तो बात ठीक है। वहीं किसी भी प्रायद्वीपीय नदी में वर्ष भर प्रवाह नहीं बना रहता है, तो किसी भी नहीं, ये बात गलत हो गई। अधिकांश नदियों में वर्ष भर प्रवाह नहीं बना रहता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उससे अधिकांश नदियाँ प्रायद्वीपीय की जल पाती हैं, मगर इसमें एक नदी है कावेरी नदी, वो वर्ष भर उसमें पानी बहता रहता है, क्योंकि जब ऊपरी से जल ग्रहण जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, और जो निचला जल ग्रहण है उसका वो जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो मानसून आता है उससे प्राप्त करती रहती है। तो ये बारहमासी नदी है, उसमें क्या नाम है उसका, कावेरी नदी। तो इस वजह से पहला वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि सभी प्रायद्वीपीय नदियों का ऐसा हाल नहीं है, केवल जो है कावेरी इसमें जो है एक्सेप्शन है, इस वजह से पहला गलत हो गया। दूसरा है हिमालय नदियाँ प्रायः अधिक लंबी होती हैं, तो हिमालय नदियाँ प्रायः अधिक लंबी होती हैं, ये बात सही है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं, ठीक है। हिमालय नदियाँ प्रायः अधिक लंबी होती हैं, वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं, ये बात सही है। जो दूसरा है वो बात सत्य है, पहला गलत है, तो केवल 2 सही है, बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर का कि मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो पुनः नहीं मिलती, मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो पुनः उसे नहीं मिलती, उसे वितरिका कहलाती है।
तो पहला ठीक है, वितरिका उसी को कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं उसको। दूसरा है मुख्य नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, सहायक नदी कहलाती है। तो मुख्य नदी से निकलने वाली नदी, मुख्य नदी से निकलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, वो सहायक नदी कहलाती है, तो ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो सत्य क्या है इसमें? तो दोनों ही सत्य है, ठीक है। तो जैसे लगता है कि इन्हीं से निकली हुई जो मुख्य सहायक नदियाँ होती, लगता है कि इन्हीं नदी से निकली हुई हैं, मगर उनका जो तल ऊंचा होने की वजह से पानी इसमें आता है उसका, तो सहायक नदी होती है। तो ठीक है, इसका सी आंसर सही है। मुख्य नदी से समझ पा रहे हैं कि नहीं? दूसरा वाला मुख्य नदी से मिलने वाली, निकलने नहीं है, सॉरी, मुख्य नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, ठीक है, जिसका आधार तल होता है जो मुख्य नदी से ऊंचा होता है, सहायक नदी कहलाती है, ठीक है। मुख्य नदी से जो ऊंचा होता है वो सहायक नदी कहलाती है, दूसरा ठीक है इसका। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, तो सी आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यमुना के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां हैं, कौन सी है? दाहिने तट पे कौन सी मिलती है इसके? टोन्स है, हिंडन है, सोन है, घाघरा है। तो घाघरा तो इसकी मिलती नहीं है, तो चौथा गलत हो गया। वैसे 4 खत्म, ये भी खत्म। तो कौन सी है? तो दाहिने तट से मिलती है। तो यमुना ऐसे आते, दाहिने कौन होगा? दायां ये वाला होगा, ये वाला बायां हो जाएगा। तो कौन मिलती है? बाकी सोन के बारे में बड़ी, भी गंगा की है, तो ये भी गलत हो गया। तो ठीक है, तो इसमें जो कोई भी नदी ऐसी है, कोई भी उपरोक्त नदी में टोन्स और हिंडन है, यमुना के बाएं तरफ से मिलती हैं। तो टोन्स और हिंडन इधर से आके मिलती हैं, तो ये गलत हो गया। तो कोई नहीं है, तो डी आंसर सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला 137 नंबर क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बताना है। तो इस बात को लेकर केरल और तमिलनाडु के मध्य विवाद है। तो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बताना, तो इस बात को लेकर केरल और तमिलनाडु के मध्य विवाद है, पहला ठीक है। दूसरा है, यह मुल्लायार और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है। 137 नंबर क्वेश्चन जो है, तो यह मुल्लायार और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है, दूसरा ठीक है इसका। तो सी आंसर इसका सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गुजरात से होकर बहती है? तो निम्न नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो गुजरात से होकर बहती है, बताना है उसको। नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, माही है। तो कौन सी नदी बहती है? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो गुजरात से होकर बहती है, तो बताइए कौन सी बहती है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। तो नर्मदा भी गुजरात में बहती है, ताप्ती भी बहती है, साबरमती बहती है, माही बहती है, चारों बहती हैं। डी आंसर सही है, चारों नदियाँ गुजरात से होकर बहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर का, स्थानीय तूफान है और संबंधित स्थान है। तो स्थानीय तूफान काल वैसाखी जो है कहाँ पे? इसके पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो बताना है काल वैसाखी कहाँ का है। तो काल वैसाखी पश्चिम बंगाल का, कर्नाटक का नहीं है, पश्चिम बंगाल है। तो कूट सुमेलित करना है, कूट से सुमेलित करना है इसको, ठीक है। तो काल वैसाखी पश्चिम बंगाल का 2 हो गया। चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटक का है, तो 1 हो गया। नार्वेस्टर जो है उड़ीसा का है, नार्वेस्टर जो है उड़ीसा का है, नार्वेस्टर जो है उड़ीसा का, याद रखिए। तो उड़ीसा कौन सा है? 3 हो गया इसका। बोर्डो चिल्ला जो है असम का है, तो 4 हो गया। 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो ए आंसर सही है इसका, काल वैसाखी, याद रखिएगा उसको। अगला है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, यमजेओ मैडम जूलियन ऑक्सीलेशन मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है, तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति होती है। तो ये गलत है, सूखे की स्थिति नहीं होती, तो अच्छी बारिश होती है। मैडम जूलियट जब हिंद महासागर के ऊपर रहता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इंडियन ओशियन डायपोल सकारात्मक रहता है, तो इससे भारतीय मानसून को सहायता मिलती है, तो ये भी ठीक है। दूसरा है, शिवालिक पद पर शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक है, तो दोनों ही ठीक है इसका। तो 2 3 से बी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो शिवालिक पद पर शक्तिशाली निम्न दाब होता है, जो जहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, तो भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक होता है, ये बात सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 141 नंबर का है कि भारतीय मानसून की अरब सागर जो शाखा होती है, राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है। इस क्षेत्र में गुजरने के बाद भी राजस्थान में इस शाखा से मानसूनी वर्षा नहीं होती, इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है? उत्तरदायी कारण क्या है इसका बताना है 141 का। तो पहला है, अरावली पर्वत की पवनों के सापेक्ष अवस्थिति, पहला ठीक है। पाकिस्तान से आने वाली गर्म पवनें और अरब सागर अरावली के विपरीत दिशा में टकराना, तो ये भी सही है। अरब सागर की जो शाखा है अरावली के विपरीत दिशा में टकराता है, तो इसलिए जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, तो इसका बी आंसर सही हो गया। 1 और 3 सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। तो पहला है, इसमें लोहे के ऑक्साइड पाया जाता है, इसमें लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है।
निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना। तो पहले इसमें लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि की कृषि के लिए अनुकूल होता है। तो 1, 2, 3 तो कौन सा सही है बताना है। तो इसमें से लोहे के ऑक्साइड पाया जाता है। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि कृषि के लिए अनुकूल होता है। तो कौन सी मिट्टी का ये विशेषता है बताना है। तो काली मिट्टी तो नहीं होगी, लवणी नहीं, जलोढ़ नहीं है, ये लाल मिट्टी है। ये आंसर सही है, लाल मिट्टी के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगला 143वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। तो वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। तो 143वां क्वेश्चन है कि वार्षिक जो वर्षा है 200 सेंटीमीटर से अधिक है। 143 नंबर का, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। रबर, महोगनी, सिनकोना आदि वृक्ष हैं, आदि प्रमुख वृक्ष हैं इसमें। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल पर पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सी वनस्पति से संबंधित है इसमें। तो बताना है। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी नहीं, आर्द्र उषार्द्र पतझड़ वाले वन ये भी नहीं है, हिमालय प्रदेशी अथवा पर्वतीय वन ये भी नहीं है। ये सही है इसका कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति है ये। ठीक है, 44 का है कि 16 वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो 16 वन कहाँ पाए जाते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी पर, अन्नामलई पहाड़ी पर, पलनी की पहाड़ी पर। तो उपरोक्त में सभी, तो उपरोक्त में सभी पाए जाते हैं ये 16 वन जो होते हैं। नीलगिरी, अन्नामलई, पलनी की पहाड़ियों पर। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 16 वन कहते हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन उनको 16 वन भी कहते हैं। तो डी आंसर सही है। 145 नंबर के, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर बढ़ते से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर बढ़ते से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर बढ़ते से घटते हुए क्रम में बताना है। तो जम्मू कश्मीर, असम, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो नहरों से सिंचाई कहाँ ज़्यादा होती है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक कहाँ पे है। तो वो जम्मू कश्मीर में है। तो पहला जम्मू कश्मीर हो गया, 90% है। असम में है 82% है, तो 2 असम हो गया कि। तीसरा हरियाणा में है 41%, तो तीसरा हरियाणा हो गया। चौथा जो आंध्र प्रदेश में 34% है। इसके अतिरिक्त जो 65% होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है, तथा 64% ही 65% छत्तीसगढ़ में होता है और 64% उड़ीसा में होता है। तो इसको ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका ए आंसर सही है। 1, 2, 3, 4 क्रम में ही दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर ज़्यादा होता है, फिर असम में, फिर हरियाणा में, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये है। तो सिंचित क्षेत्र का जो नहरों का जो परसेंटेज था इस हिसाब से था। तो सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में 90% है, असम में है 82%, छत्तीसगढ़ में 65% और उड़ीसा में 64% है, हरियाणा में 41% है और आंध्र प्रदेश में 34% है। तो याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो सस्यघानता के बारे में बताना है। सस्यघानता क्या होती है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताइए, यह एक ही खेत से एक कृषि वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या होती है। तो यह एक ही खेत में एक कृषि वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या को सस्यघानता कहते हैं। तो बात ठीक है इसकी, सत्य बताना है, पहला ठीक है। दूसरा है, सस्यघानता उत्तरी मैदान में उच्च स्तर पर पाई जाती है। तो सस्यघानता जो उत्तरी मैदान में है वो उच्च स्तर से पाई जाती है। तो ये भी बात ठीक है। ठीक है, और शुष्क एवं वर्षाधीन क्षेत्रों में निम्न स्तर पर पाई जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जहाँ बारिश होती है, जहाँ पानी संसाधन, सिंचाई संसाधन अच्छे होते हैं, वहाँ सस्यघानता अधिक होती है, फसलें अधिक उगाई जाती हैं। तो दोनों कथन सत्य है। सी आंसर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेह, ऊसर या कलवर नाम से निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय मिट्टी को जाना जाता है। तो रेह के बारे में पिछले वाले टेस्ट में हमने बताया था आपको। रेह और कलवर, लेह, ऊसर या कलवर, तो क्या होती है। लेटेराइट होती है, नहीं। मरुस्थली भी नहीं होती, काली लवणी होती है। डी आंसर से लवणी मृदा होती है। सलाइन सॉइल कहते हैं इसको। तो डी आंसर सही होगा। 148 का है कि भारत में कृषि जोत के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो पहला, भारत में कृषि जोत सीमांत प्रकार की है। तो भारत में जो कृषि जोत है सीमांत प्रकार के हैं। तो सीमांत जोत से क्या तात्पर्य है आपका, क्या समझते हैं। सीमांत जोत से क्या समझते हैं। सीमांत जोत मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर से कम आकार वाले जो खेत होते हैं वो सीमांत प्रकार की खेती होती है। उसमें वो सीमांत प्रकार के खेत कहे जाते हैं जो है 1 हेक्टेयर से कम होती है। तो भारत में जो अधिकांश कृषि खेत हैं या जोत हैं
वो सीमांत प्रकार के हैं, लगभग 59% जो है इस तरह के हैं। तो पहला ठीक है, सत्य है। दूसरा है, देश में कृषि जोत का औसत आकार सर्वाधिक पंजाब में है। तो देश से जो कृषि जोत का औसत आकार सर्वाधिक जो है पंजाब में नहीं है, राजस्थान में है ये। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यूपीएससी में पूछ सकता है नीचे वाला ऑप्शन खास करके। तो ठीक है, तो इसका पहला वाला ठीक है, दूसरा गलत है। तो पहला ए सही है इसका। अगला जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि रत्ना, जमुना, कृष्णा के संदर्भ में क्या सत्य है। तो क्या है ये। तो भारत में गेहूं की विविध प्रजातियों के नाम हैं, तो नहीं। कर्नाटक में प्रवाहित नदियां के नाम हैं, तो ये भी नहीं है। और अभी हरियाणा में बनाए गए भैंसों के क्लोन है, तो ये भी नहीं है। ये क्या है, ये धान की किस्में हैं, तो डी आंसर गलत हो गया इसका, डी आंसर सही होगा। धान की किस्में हैं ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन 150 नंबर का कि भारत में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से दलहन में चना का स्थान सबसे ऊपर है। दूसरा है, भारत में तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। तो कौन सा सही है बताना है। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से दलहन में चना का स्थान सबसे ऊपर है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, भारत में तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है, तो ये बात ठीक है। ठीक है, 28% अकेले उत्पादन करता है, तो दोनों ही सही है, तो सी आंसर इसका सही होगा। तो इस वजह से भारतीय ज्योग्राफी का हमने भारतीय भूगोल का 150 क्वेश्चन देखा है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।